तो फर्स्ट पॉइंट बैंकिंग एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स का, सबसे पहले तो रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, ये हमको पता है, ये बेफालतू का फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू वीकनिंग रुपी। पहला कैपिटल आउटफ्लोज, ठीक है, जितने बाहर जाएंगे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो मेरा रुपया कमज़ोर होगा। वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट यानी कि मेरे को पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो मैं खुद ही डॉलर पे कर रहा हूँ, जब और मैं डॉलर कम रहा हूँ, बेसिकली मेरे पास कम डॉलर आ रहे हैं तो अभी मेरा रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है। राइजिंग इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो एक स्ट्रॉन्गर रियल एक्सचेंज रेट डिस्पाइट नॉमिनल डेप्रिसिएशन हैज़ इंक्रीज द डोमेस्टिक प्राइसेस काउंटरैक्टिंग पोटेंशियल एक्सपोर्ट गेन। ओके, तो जो मेरे डोमेस्टिक प्राइस है वही बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेरे को एक्सपोर्ट में होगा वो मेरे को लॉस होने लगेगा बाद में। इम्पैक्ट क्या होगा रुपी डेप्रिसिएशन का? कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, रुपी डेप्रिसिएशन से, ठीक है, रुपी डेप्रिसिएशन से क्या होगा, मेरा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। हायर रेमिटेंस वैल्यू, जो मेरे को रेमिटेंस मिलता है उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ में बढ़ जाएगी, ये ठीक पॉइंट है। फिर इफेक्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा बात नहीं है। वीक रुपी आल्सो रिजल्ट इन हाई इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव रिजल्ट क्या होंगे? नेगेटिव रिजल्ट में आएगा सबसे पहले इंक्रीज इम्पोर्ट कॉस्ट, ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे मैं डॉलर को अगर $1 में अगर मुझे $1 पहले 90 रुपये मिल रहा था, अब मुझे $1 100 रुपये मिल रहा था, तो मेरा इंपोर्ट महंगा पड़ जाएगा। इंपोर्ट ऑन फॉरेन डेप्रिशिएटिंग रुपी मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिया, क्योंकि मेरे को एंड में डॉलर में रुपये देने और डॉलर मेरा महंगा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फॉरेन ट्रैवल एंड एजुकेशन, एक्सपेंसिव जगह, क्योंकि वहाँ पे भी डॉलर, जहाँ भी मुझे डॉलर में पे करना है यार, वहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा, सिंपल से, ठीक है। इंक्रीज्ड वेरिएबल कोस्ट, फर्म फेस हायर कॉस्ट फॉर इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली पासिंग द बर्डन ऑन टू कॉजिंग प्राइस हाइक्स, ठीक है। ये एक पॉइंट है जिसको मुझे अपने नोट्स में डालना है, राइट। करेंसी क्राइसिस, अगर मैंने करेंसी अंडरगो द सडन शार्प फलान करना मीजर टू स्ट्रेंथन, अब मुझे रुपी को स्ट्रेंथन करना है तो क्या करूँगा यार, डॉलर इन्फ्यूज़ कर दूंगा मैक्सिमम। मॉनिटरिंग कैपिटल आउटफ्लोज इंसेंशियल फॉर करेंसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, तो बहुत बेसिक बातें हैं। एक्सचेंज रेट पॉलिसी फ्रेमवर्क, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि मेरे को कितना प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी का डोमेस्टिक रूम, यानी कि कितने रुपए में कितने डॉलर मिलेंगे, ठीक है। $1 में कितने, $100 में कितने डॉलर मिलेंगे, ठीक है। नीर को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये अप्रिशिएट करता है, रुपी मेरा अप्रिशिएट करता है। इसको मैं कैसा रख सकता हूँ कि एक्सचेंज रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रुपी अप्रिसिएशन, रुपी का वैल्यू, ठीक है। रुपी का वैल्यू, आई गेस इसको यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल कर देना चाहिए, बट नीर को ईरा से याद कर सकता हूँ, ERA। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो अप्रिशिएशन बढ़ेगा, ठीक है। इसको भी नोट्स में ऐड करना है मेरे को, ऑल राइट। रियल एक्सचेंज रेट, इसमें हम जो है इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते। लोअर रियल एक्सचेंज रेट कैन इंप्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, क्यों? क्योंकि अगर भाई ER कम होगा मेरा तो अप्रिशिएट कम होगा, यानी कि डेप्रिशिएट होगा तो इम्पोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। रियर एडजस्ट करता है नियर फॉर इन्फ्लेशन को, ठीक है। इन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नॉर्म होम कंट्री एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी एक पॉइंट है जिसको मैं नोट्स में डाल सकता हूँ, ठीक है। एंड इंक्रीज इन रीर इम्प्लाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर राइजिंग, अगर मेरा रीर में इंक्रीज होता है, एक्सचेंज रेट में इंक्रीज होता है, यानी कि मेरा रुपी अप्रिशिएट होता है, इसका मतलब क्या कि रुपी अप्रिशिएट होगा ऑब्वियसली, तो फिर मेरा एक्सपोर्ट प्राइसेस राइज करेगा वो, ठीक है, ज़्यादा महंगा पड़ेगा उनको, इसकी वजह से मेरे को लॉस ऑफ ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब इंटरलिंक्ड है, एक पॉइंट से इंटरलिंक्ड है। मैनेज फ्लोट, 2010 से RBI ने फॉलो किया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ना कि 1991 से, ठीक है। तब हमारा शायद फ्लोटिंग रेट होता हुआ या फिक्स्ड रेट होता हुआ, 2010 में अलाउ किया मैनेज रेट, ये हमने देख लिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ने अभी शिफ्टिंग अप्रोच यूज़ किया है, पहले हमारा अकोमोडेटिव से न्यूट्रल था, कुछ काम का नहीं है। व्हेन बोथ इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर गिवन इक्वल प्रायोरिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टांस। जब न्यूट्रल में हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी करेंगे, तो न्यूट्रल मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है। मेरे पास 4 स्टांस होते हैं। अकोमोडेटिव में तो मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता हूँ, न्यूट्रल के अंदर मैं बैलेंस फॉलो करता हूँ, हॉकिश के अंदर मैं इन्फ्लेशन को कर्व करता हूँ कि भाई अब बहुत हो गया, अब इसको मुझे कॉन्ट्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। और डोविश में स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। डोविश को याद कर सकते हैं क्योंकि ये डोविश थोड़ा सा लाइक इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को, जो मैं याद रख पाऊँगा। मे लोअर इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट एंड इनकरेज स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बाद में आने की है, ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंस क्या है स्टांस का?
बोरोवर एंड इन्वेस्टर के लिए पता लग जाएगा कि फ्यूचर क्या होने वाला है, तो वो काम चला लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में मोदी के बाद बनी थी, आरबीआई एक्ट के अंडर है, तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, 6 मेंबर की है, ये याद रखना है। इंडिया के जो पॉलिसी इंटरेस्ट है रिक्वायर्ड रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, ओके। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग बाइंडिंग बाइंडिंग, ठीक है, ऑन आरबीआई, नॉट ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की तो फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है। 3 मेंबर होंगे आरबीआई के, जिसमें आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होगा, डिप्टी गवर्नर होगा, और एक और बंदा होगा आरबीआई का जो नॉमिनेट करेगा आरबीआई बोर्ड, ठीक है, नॉमिनेट करेगा आरबीआई बोर्ड, इसको नोट्स में डालना, ना कि आरबीआई का चेयरपर्सन, ठीक है। 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक्सटर्नल मेंबर होंगे, जहाँ पे टेन्योर इनका 4 ईयर्स का होगा, 4 साल का टेन्योर होगा। आरबीआई 1934 एक्ट के अंदर है। कमेटी जो है 4 बार मिलेगी, यानी कि ये क्वार्टरली मीटिंग नहीं है, ओके, इट इज़ अ 3 मंथ मीटिंग, नॉट क्वार्टरली, ठीक है। थ्रू इट करंटली मीट 6 टाइम एनुअली, वाह बेटे। फिर कोरम फॉर डिसीजन, जब कम से कम 4 मेंबर चाहिए, मेजोरिटी वोट से होगा। अगर टाई हो जाता है तो फिर यहाँ पे गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होगा, यानी कि अगर 3:3 होगा तो गवर्नर का जो जिस साइड गवर्नर है वो उस साइड मान लिया जाएगा, ठीक है। लास्ट में गवर्नर की चलेगी, यानी कि आरबीआई का अपर हैंड होगा इसमें। एमपीसी मस्ट कीप सीपीआई इन्फ्लेशन एट 4% ±2 का टॉलरेंस बैंड है हमारे पास। रिपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को, किसी और को रिपोर्ट नहीं करेगी। एमपीसी रिप्लेस द प्रीवियस अरेंजमेंट ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, टैक। एमपीसी मोदी की, एमपीसी मोदी, टीएसी टीएसी टीएससी तारक मेहता या कुछ भी नहीं, टी वैसे रहने दो फिर। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी यार ये आरबीआई में नहीं आती है, ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं हम कि टेक्निकल आरबीआई, ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी था, ये आरबीआई से रिलेटेड था। अब बैंकिंग लॉज की बात करते हैं, तो बैंकिंग लॉज के अंदर का अमेंडमेंट आया है, जिसको हमने इफेक्ट कर दिया 1 अगस्त 2025 से। इसमें 19 अमेंडमेंट किए हैं हमने 5 सेक्टर में, 5 की लॉज में। एक तो आरबीआई एक्ट में किया है, बैंकिंग एक्ट में किया है, सेबी एसबीआई एक्ट में किया है, और बैंकिंग कंपनीज के 2 एक्ट हैं वहाँ पे किया है, ठीक है। तो 5 लॉज में किया है 19 अमेंडमेंट। अब उसके क्या क्या की प्रोविजंस है, सबसे पहले तो जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड था उसको हमने 2 करोड़ का कर दिया है, ठीक है। 1968 में 5 लाख था, रिड्यूस इनसाइडर कंट्रोल रिस्क इन बैंक, तो हमने इसको अब 2 करोड़ का कर दिया। ये होता क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड? इट इज़ द मिनिमम फाइनेंशियल स्टेक अ पर्सन मस्ट होल्ड इन द बैंक टू बी कंसिडर्ड एज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो एक बंदे के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होगा? जब उसके पास 2 करोड़ का एक थ्रेशोल्ड होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड होगा। टेन्योर फॉर्म, एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर फ्रॉम 8 to 10 ईयर, अलाइनिंग विद द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब की हो रखी है और इन्होंने अब करा है। इसको नोट्स में डाल लेंगे थोड़ा हम। इन्वेस्टर सेफ गार्ड इनेबल करता है पीएसबी को टू ट्रांसफ़र अनक्लेम्ड शेयर टू आईपीईएफ, जो कि मेरा आरबीआई के अंडर आता है, ये लिख रखा है। आईईपीएफ इस्टेब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट, नॉट अंडर आरबीआई एक्ट, गवर्नमेंट मैनेज फंड डेट सेफ गार्ड अनक्लेम्ड एसेट, प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन, इट इज़ गवर्नमेंट मैनेज, ओके, इसको भी नोट्स में डाल लेंगे हम, ठीक है। पीएसबी आर एम्पावर डिटरमाइनिंग फॉर स्टैट्यूटरी बॉडी ऑडिटर्स, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, 5 लाख रुपीज़ अंडर डिपॉजिट DICGS, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, 5 लाख रुपए मिलते हैं अभी मेरे को, जो प्रोटेक्शन देता है डिपॉजिटर्स को, जो स्मॉल डिपॉजिटर्स है मेरे जैसे, फ्रॉम द रिस्क ऑफ लूजिंग सेविंग फ्रॉम बैंक फेलियर्स। इंडिया वाज द सेकंड कंट्री आफ्टर यूएसए इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड सच प्रोविजन, ग्रेट, ठीक है। DICGC एक सब्सिडरी है आरबीआई की, यहाँ पे इनिशियली 1500 का कवर था, जिसको हमने 5 लाख का कर दिया था 2020 में, जब पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन का बैंक क्राइसिस आया था। इफ़ द डिपॉजिट वर हेल्ड विद मोर देन वन बैंक, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट इज अपराइट सेपरेटली टू द डिपॉजिट इन ईच बैंक, ठीक है। ये थोड़ा एंटीथेटिकल है, तो इसको हम बचा लेंगे। डिपॉजिट अक्रॉस ब्रांचेज ऑफ सेम बैंक, वो तो सिंगल में आएगा, अगर तुमने एक ही बैंक की मल्टीपल ब्रांच में कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में ही कवर्ड होगा। कवर्ड बैंक ऑल कमर्शियल बैंक, ठीक है, ब्रांच जो फॉरेन बैंक्स की हैं वो भी, ठीक है। लोकल एरिया बैंक, आरआरबी भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी है। क्या नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर देख रहा है तो एक तो पेमेंट बैंक नहीं है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी नहीं लग रहे मेरे को, ठीक है। एक बारी के लिए इसको नोट्स में डाल के चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज़ ए कंपलसरी एंड नो बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। एक्सेप्शन किस किस को मिली हुई है? एनबीएफसी को मिली हुई है, और एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक, इनको एक्सेप्शन मिली हुई है, ठीक है। इंश्योर सेव फिक्स ये सब कुछ रिकरिंग डिपॉजिट सारा इंश्योर्ड होता है, ऐसा नहीं कि कोई इंश्योर्ड होगा कोई इंश्योर्ड नहीं होगा, ठीक है।
तो एक्सेप्शन इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स को नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नहीं करता, इंटरबैंक डिपॉजिट को भी नहीं करता, एंड डिपॉजिट विद स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट हम देख चुके हैं, वो इसके अंदर आता भी नहीं है। इट इंश्योर बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड बाय डिपॉजिटर इन बैंक। ठीक है, इसको भी नोट्स में डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे बोथ लिखा है ना, इंटरेस्ट को भी कवर कर देता है ये। डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज बोर्न इंटायरली बाय द इंश्योर्ड बैंक। आरबीआई बोर्न नहीं करेगा, कोई और बोर्न नहीं करेगा, बैंक बोर्न करेगा, क्योंकि वही जब बैंक डिफॉल्ट करेगा तो इंश्योर भी वही करेगा। ठीक है, इंडिया इंश्योर करता है 97% ऑफ टोटल अकाउंट एक्सीडिंग द 80% ग्लोबल बेंचमार्क। डीआईसीजीसी हमने 1978 में बनाया था, सेकंड है, हम यूएसए फर्स्ट था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आएगा ये। हो सब्सिडरी ऑफ आरबीआई है, इसके अंदर कुछ हमने नहीं दिया है, डिवेल्यूट नहीं किया है इसको। ठीक है, DICP डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, इसमें क्या होता है, द बैंक मस्ट सबमिट डिपॉजिट क्लेम विद इन 45 डेज फॉलोड बाय DICC वेरिफिकेशन विद इन 30 डेज। ठीक है, इसको नोट्स में डाल देंगे। Insured deposit are paid to depositor within 15 days after verification. Ensure settlement within 90 days of restriction imposition. ठीक है, तो 45 and 30 it will lead to 75, 75 plus 15 lead to 90, यानी कि विद इन 3 मंथ आपको आपके 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर लिक्विडेशन हो जाता है तो DICC पेज द क्लेम टू लिक्विडेटर विद इन 2 मंथ ऑफ द रिसीविंग क्लेम लिस्ट। ठीक है, तो अगर लिक्विडेट ही हो गया तुम्हारा बैंक तो तुमको 2 मंथ में मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस करने का है नहीं, वहाँ पे ज़्यादा वेरिफिकेशन करने का है नहीं, डायरेक्टली लिक्विडेट कर दिया तुमने। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क AA, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इज अ कंसेंट ड्रिवन प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योर डाटा शेयरिंग टू अवेल लोन। ठीक है, इसके 4 साल पूरे हो गए हैं, ताली बजा लो। ये आरबीआई रेगुलेटेड NBFC में काम करता है ऑन अ यूज़र कंसेंट मॉडल, फंक्शनिंग ओनली एज अ डाटा इंटरमीडियरीज विदाउट राइट टू व्यू स्टोर मोनेटाइज डाटा। ओके, तो ये सिर्फ डाटा इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि ये डाटा शेयर कराती हैं, प्लेटफॉर्म है ये कोई भी डाटा को व्यू स्टोर या मोनेटाइज नहीं कर सकती। ठीक है, रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ इंडिया DPI G20 प्रेसिडेंस अलोंगसाइड आधार UPI ONDC, तो AA थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए इसमें। ठीक है, क्या है बेसिकली यहाँ पे, एम्पावर द इंडिविजुअल विद कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल फाइनेंशियल डाटा विच अदरवाइज रिमेन इन साइलोज। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यूज़र हूँ मैं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र यहाँ पे कंसेंट दूंगा, कंसेंट देने के बाद जो ये अकाउंट एग्रीगेटर है इसके पास मेरे डाटा का एक आएगा कि ये मेरे डाटा को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ की रिक्वेस्ट ले सकता है, यहाँ पे इनकम टैक्स की ले सकता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड की, म्यूचुअल फंड की ले सकता है, बैंक और NBFC इनको ले सकता है। तो जो ये डाटा है ये जाएगा FIU के पास, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र के पास में। ठीक है, और ये यहाँ पे ये वाली रोबो एडवाइज़र जो होंगे इनको यूज़ कर सकता है। थोड़ा सा पता नहीं क्या है, इसको देखेंगे हम बाद में, अगर मिल गया तो मेरे को क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है, फिर ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, गाज़ियाबाद पहला बना है, ग्रीन गाज़ी ग्रीन। ठीक है, क्योंकि गाज़ी मुसलमान पाकिस्तान टाइप का, तो फिर यहाँ पे ग्रीन से उसको रिलेट कर सकता हूँ मैं, हरा कलर। इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड म्युनिसिपल बॉन्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बकवास इसी में करते हैं कि ये फर्स्ट तो है लेकिन ये SBMU के अंडर है। ठीक है, ये ओवरऑल है या नहीं ये मेरे को नहीं पता, बट ये SBMU के अंडर है। ये क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए होते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड आर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये डेट सिक्योरिटीज है इशूड बाय म्युनिसिपल बॉडीज एज पर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद कर लेते हैं, ये थोड़ा सा नोट्स में डालने का लायक है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मैंडेट कर रखा है। करेक्ट, ओके। स्वच्छ भारत मिशन भैया, स्वच्छ भारत मिशन 2014 2 अक्टूबर गांधी के बर्थडे पे लॉन्च करा था। इंप्रूव करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रमोट वेस्ट सेग्रीगेशन एज यूजुअल। और इसमें कुछ काम का है नहीं, एक ग्रामीण वाला पार्ट है, एक अर्बन वाला पार्ट है, और कुछ नहीं है। CSIR भी इसमें इंक्लूड करते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। इंसेंटिव स्कीम फॉर लो वैल्यू भीम UPI। अब क्या होता है कि प्रमोशन जो लो वैल्यू यानी कि जो रेडी वेडी वाले लोग हैं वो भीम को अभी तक इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाए मे बी, तो इसलिए उसको और ज़्यादा हमको अभी इसको डीपन करना है अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को। तो P2M पर्सन टू मर्चेंट रेफर टू द पेमेंट मेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट टू ए मर्चेंट बैंक अकाउंट पर्सन टू मर्चेंट वाया UPI। ये तो ऑब्वियस सी बात थी। 1500 करोड़ रुपए हमने इस फंड में डाले हैं, जहाँ पे अगर तुम 2000 तक की स्मॉल मर्चेंट्स को अगर तुम 2000 तक की पेमेंट करते हो तो उसको 0.15% मिलेगा पर ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अप टू ₹2000। नो इंसेंटिव अबव 2000 क्योंकि वो थोड़ी बड़ी अमाउंट में जाएंगी, यानी या फिर जो थे तुम स्मॉल मर्चेंट नहीं रहोगे। ठीक है,
ओके, ज़ीरो MDR, नो MDR फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज मर्चेंट, ये भी बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। क्लेम डिसबर्समेंट 80% ऑफ द एडमिटेड क्लेम अमाउंट इज डिसबर्स्ड अनकंडीशनली ईच क्वार्टर एंड 20% बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेंचमार्क। ओके, तो 80% तो यानी कि जो है तुम हर क्वार्टर में देते रहोगे, और 20% तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर कि कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको दे दो, नहीं तो नहीं, ठीक है। एक्सपैंड यूपीआई पेनिट्रेशन टियर 3 to 6 सिटीज़ यूजिंग ऑफलाइन फीचर फोन वगैरह वगैरह बकवास चीज़ें। भीम ऐप देख लेते, 2016 में आई थी, एनपीसीआई ने बनाई थी बेस्ड ऑन यूपीआई, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर आईएफएससी और अकाउंट डिटेल, ठीक है। सिक्योर किया हमने इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, पिन लगती है इसमें और डिवाइस बाइंडिंग थ्रू एसएमएस होता है थ्रू इनहेंस सिक्योरिटी। ऑलराइट, पहली डॉट बोला आगे 4 की। इंडिया का फर्स्ट मरी टाइम एनबीएफसी सागरमाला, इसको लॉन्च किया हमने, एसएफसी जो कि फर्स्ट डेडिकेटेड मरी टाइम एनबीएफसी है टू एसएमसी मनी रत्ना कैटेगरी 1 रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर कंपनीज एक्ट, फंक्शन अंडर मोस्ट MOPSW, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल मैरीन टाइम प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, बिल्कुल देंगे। एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी इज़ अ कंपनी जो कि ऑफर करती है, एनबीएफसी इज़ अ कंपनी जो कि ऑफर करती है फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंक में नहीं गिनी जाती हैं, ठीक है। लीगल बेसिस क्या है भाई, ये कंपनीज हैं, रेगुलेटर इनको आरबीआई करता है, लैंडिंग कर सकती हैं, लीज कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट हायर परचेज ये भी कर सकती हैं, बट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड और इशू चेक्स भी इशू नहीं कर सकती। नो पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, नॉट कवर्ड अंडर DIGC। ये दोनों चीज़ें ही मेरे को नोट्स में डालनी है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से जो खुद को ही मैनेज करते हैं? टू फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल टू ऑब्जर्व ओवरसी NBFC, ठीक है। स्टेटस आरबीआई ने ग्रांट किया है सेल्फ रेगुलेटरी स्टेटस, किसको ग्रांट किया है? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को, टू ओवरसी NBFC। ओके, FIDC is a representative body of asset loan with the Reserve Bank of India. Microfinance company have 2 SRO, Sansadhan and Microfinance Network MFIN. Meanwhile, FinTech Association for Commerce Empowerment is the SRO for FinTech phase. थोड़ा सा देख लेते हैं इसको नोट्स में, अगर डाल के लास्ट टाइम पे काम आएगा तो ठीक है, क्योंकि ये स्विच हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं। SRO क्या होता है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि बता रखा है, सेल्फ रेगुलेटरी है, तो ये गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। ऑथराइज बाय रेगुलेटर, रेगुलेटर कौन है यहाँ पे? आरबीआई टू रेगुलेट एंड ओवरसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ओवर सेक्टर, ठीक है। सेटअप एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, ऑब्वियसली अंडर कंपनीज एक्ट, ऑब्वियसली। नो सिंगल एंटिटी, okay, eligibility है, shareholding must be sufficiently diversification, no single entity or a group acting may hold 10% or more of the capital, ठीक है। तो यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है कि किसी भी बंदे को अगर उसमें आना है रेगुलेटरी में, तो तुमको 10% शेयर नहीं होना चाहिए उस सेक्टर के अंदर। आरबीआई का ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग SRO फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज 2024, ये लीगल बैकिंग इसको मिली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 स्टेट 1 RRB पॉलिसी, अमलगमेशन ऑफ 15 RRB को हमने मर्ज कर दिया है। 1 स्टेट 1 RRB पॉलिसी इफेक्टिव, इसमें यहाँ पे क्या होगा? RRB जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थे जो कि ऑपरेट करते थे स्पेसिफिक रीजन में टू सर्व रूरल नीड्स। रेगुलेटेड कौन करता था इनको? आरबीआई एंड नाबार्ड दोनों मिलके। रेगुलेट करता था आरबीआई, सुपरवाइज करता था नाबार्ड। माइनर पॉइंट बट कैन बी रिटन डाउन इन द नोट्स। यहाँ पे क्या था कि गवर्नड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजिंग 1, एक चेयरमैन होगा, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, 2 स्टेट गवर्नमेंट के होंगे और 3 नॉमिनी फॉर द स्पॉन्सर बैंक के होंगे, जो कि आरआरबी को स्पॉन्सर कर रहा होगा बैंक, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बारी आरआरबी का क्या समान काम चल रहा है यहाँ पे। क्या ये हाईलाइटेड है? नहीं, हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। आरआरबी को देखते हैं अब यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है मेरा आरआरबी, ऑब्वियसली ही उसी के अंडर आएगा। आरआरबी के अंदर देखो तो 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया था नरसिम्हा कमेटी के अंदर। पहला आरआरबी आया था मेरा प्रथमा ग्रामीण बैंक 1975 में, जो कि पहले आ गया था इस एक्ट से, ठीक है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। नेचर क्या है इसका? ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ये हमको पता ही है। स्पॉन्सर बैंक क्या होता है? हर एक आरआरबी बैंक एक स्पॉन्सर बैंक होता है बाय मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक डेट प्रोवाइड करते हैं इसका सारा सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ओनरशिप स्टेटस देखें तो स्टेट गवर्नमेंट 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट 30% और स्पॉन्सर बैंक 35%। स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे लीस्ट से है, ठीक है। डिस्पाइट कैपिटल रिफॉर्म द गवर्नमेंट रिटेन अ 50% शेयर होल्डिंग अंडर 1 स्टेट 1 आरआरबी पॉलिसी। फंड के सोर्स क्या होंगे? ओन्ड खुद के फंड होंगे, डिपॉजिट होंगे, कुछ बोरो ही करेगा नाबार्ड से और स्पॉन्सर बैंक भी दे सकता है, सीडबी एनएचबी जो हमारे AIFI है उनसे ले सकता है ये, ठीक है। अब 1 स्टेट 1 आरआरबी पॉलिसी के अंडर स्पॉन्सर विल गाइड इंटीग्रेशन समान वगैरह। आरबीआई एक्ट 2015 अमेंडमेंट करता है। आरबीआई कैन रेज कैपिटल फ्रॉम सोर्स बियॉन्ड
गवर्नर एंड स्पॉन्सर, यानी कि वो बोरोवर या फिर डिपॉजिटर से भी फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है भैया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं 2016 में, उन्होंने बोला कि 75% जो है उनका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, गवर्नड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजिंग 1 चेयरमैन, 3 सेंट्रल हमें देख चुका है, 2 स्टेट के और 3 इसके, तो कितने बन गए, 3 जमा 2 जमा 3 जमा 1, 9 बंदे, ठीक है, 9 बंदे। इनिशियल 196 आरआरबी थे, अब हमने इसको कंसोलिडेट करके 43 कर दिया है। अब इसको और कंसोलिडेट कर देंगे हम, यहाँ पे 28 रह जाएंगे, क्योंकि हम 1 स्टेट 1 आरआरबी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑफर बेसिक बैंकिंग करता है सेमी अर्बन एरियाज़ में, वेज जो है मनरेगा की वो हैंडल करता है, डिजिटल एंड पैरा बैंकिंग सर्विसेज, यूपीआई, डेबिट कार्ड, लॉकर वगैरह ये सब कुछ, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग ये सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब हम आ गए थे भैया स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, SBF, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। PSL लोन टारगेट करते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैज़ बीन लोअर टू 60% ऑफ द लोन एंड 75% अर्लियर, यानी कि जो PSL था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग था, अब उसको हमने कम कर दिया है, 60% पे ले आए हैं, जबकि पहले हमने 75% तक कर रखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें क्या है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अंदर, ये देखते हैं, ठीक है। तो यार जो मेरे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उनका हमने देख लिया कि इसका 60% लोन कर दिया, पहले 75% था PSL में, क्योंकि अब देखते हैं स्मॉल 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 फाइनेंस बैंक, स्मॉल हैं तो यानी कि ये नीश बैंक्स हैं, ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं जो कि स्मॉल बिजनेसेस को ही सर्व करते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ओके। रेगुलेट कौन करता है भैया, RBI रेगुलेट करेगा 1934 एक्ट और 1949 एक्ट के अंदर, ठीक है। इस्टेब्लिश एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर तुम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, तुम डिपॉजिट रख सकते हो, लोन रख सकते हो। कैन नॉट इस्टेब्लिश सब्सिडरीज फॉर नॉन बैंकिंग फॉर NBFS, ठीक है, कैन नॉट इस्टेब्लिश सब्सिडरीज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मस्ट अलाउ ऑल प्रोडेंशियल नॉर्म्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इंक्लूडिंग CRR एंड SLR, ये दोनों इसके ये दोनों इसको रखने होते हैं, इसमें कुछ भी, ये तो वैसे होगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कन्वर्टिंग टू SBF SFC, ठीक है। तो मिनिमम पेड कैपिटल कितनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए चाहिए यहाँ पे। और क्या क्या है इसके अंदर यार, ये नॉन रिस्क शेयरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये ले सकते हैं अपने अंदर, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। लोन भी दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन देने का भी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। कैन बी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ट्रस्ट सोसाइटी, मस्ट एलोकेट 60%, ना कि 75 टू प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, एटलीस्ट 25% ऑफ द ब्रांच शुड बी इन अनबैंक रूरल एरियाज, क्योंकि स्मॉल की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक वहाँ खोलेंगे जहाँ पे ज़्यादा जरूरत है। 50% ऑफ द लोन एक्सटेंड बाय देम आर टू बी लेस देन 25 लाख से, ठीक है। कैन सेटअप डीलरशिप इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस, कैन है तो कर देगा। NBFC, MFI एंड लोकल एरिया बैंक कैन कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ऊपर आता है और NBFC, MFI और लोकल एरिया बैंक ये सारे इसके नीचे थल्ले, उत्ते कौन, उत्ते SFB। क्राइटेरिया क्या है यार, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो तुम्हारे लेस देन 3% होने चाहिए, और जो नेट NP है वो तुम्हारा लेस देन 1%, ग्रोथ तुम्हारा 3% हो, लेकिन जो नेट डेप्रिसिएशन काट के है वो 1% हो लास्ट 2 ईयर के अंदर, ठीक है। और क्या क्या है, मिनिमम नेट वर्थ तुम्हारा 1000 करोड़ होना चाहिए, पेड अप कैपिटल 200 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। फिर मस्ट बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे होना चाहिए। शेड्यूल स्टेटस 5 साल तक तुमको शेड्यूल स्टेटस रखना पड़ेगा। विद डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो प्रेफर्ड बाय RBI, नो चेंजेस टू प्रमोटर ड्यूरिंग ट्रांजिशन, पोस्टेड नेट प्रॉफिट इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट आना होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सी। चलो भैया PSL, अब ऊपर जो हमने देखा PSL यार 60% कर दिया है, तो अब देख लेते हैं PSL होता क्या है। PSL जो है इसकी नई गाइडलाइन आ गई हैं, जिसको 2025 में हम अप्लाई कर देंगे 1 अप्रैल से। इसमें क्या था, ये गाडगिल कमेटी 1969 ने बताया था कि हम जो है एरिया अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसके बाद हमने लीड बैंक स्कीम फॉलो किया। फॉर्मुलेशन ऑफ PSL 1972 में होता है यहाँ पे, जहाँ पे हम सब कुछ को बना देते हैं। फिर एक घोष कमेटी आती है 1982 की, जो कि रिकमेंड करती है इसका रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज का। यहाँ पे कौन कौन सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, MSME है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, और भी हैं जिसमें कि तुम शेड्यूल ट्राइब, पर्सनल डिसेबिलिटी यानी कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी आ जाएगा यहाँ पे। इसमें तुमको सर्टिफिकेट मिलते हैं जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिनको तुम ट्रेड कर सकते हो बाकी बैंक के साथ में। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा हैं तुम ले सकते हो, बाकी बैंक से अगर तुम्हारे पास कम है। को लैंडिंग मॉडल आता है इसमें CLM, जिसको 2020 में किया था, यानी कि फॉर NBFC एंड बैंक टू जॉइंटली लैंड इन प्रायोरिटी सेक्टर इंप्रूविंग लास्ट माइल।
को लेंडिंग क्योंकि एनबीएफसी तो मेरे ख्याल से कर नहीं सकते वैसे इसमें, लेकिन उनको अगर लेंड करना तो को लेंडिंग मॉडल के थ्रू वो कर सकते हैं, ठीक है। अब रिवाइज गाइडलाइन में देख लेते हैं भाई, नई गाइडलाइन में इन्होंने ऐसा क्या ही कर दिया है। इन्होंने बोला कि जो पीएसएल लिमिट है फॉर हाउस होल्ड लोन नाउ डिपेंड ऑन ए सिटी की पॉपुलेशन, ठीक है। अगर 50 लाख की सिटी है लोगों में तो वहाँ पे तुमको अबव 50 लाख 40 लाख रुपीज़ तक का जो हाउसिंग लोन है 45 लाख तक का दे सकते हो अगर पॉपुलेशन 10 से 50 लाख के बीच में है, 35 लाख का मिलेगा अगर 10 लाख से कम है, और बाकी जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको हाउसिंग लोन को रीचेंज कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या बोला हमने, उसमें बोला कि यार देखो 35 करोड़ तक का लोन दे सकते हो सोलर और बायोमास के लिए, ठीक है। बायोमास एंड स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम में भी फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लिमिट इज़ 10 लाख, ठीक है, करोड़ नहीं है 10 लाख, ठीक है। एजुकेशनल लोन की हमने लिमिट बढ़ा दी है, 25 लाख तक दिया जा सकता है, पहले 20 लाख थी, ठीक है। आर्टिसन वुमेन बोरोवर जो लोन लिमिट है फॉर आर्टिसन एंड वुमेन बोरोवर इसको हमने 2 लाख बढ़ा दिया। ट्रांसजेंडर बोरोवर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप आर नाउ एलिजिबल अंडर पीएसएल, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को हम नोट्स में डाल देंगे। रिवाइज टारगेट फॉर यूसीबी, यूसीबी मस्ट एलोकेट 60% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक टारगेट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस एक्सपोर्ट शीट टू पीएसएल। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हटा, इसको डाल नोट्स में, करेक्ट। अब है मेरा डिफरेंशियल वेट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट विद लोअर पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो उसको हम हायर वेटेज मिलेंगे 125% का, जबकि जो जहाँ पे हायर क्रेडिट फ्लो है उसको हम लो परसेंटेज देंगे 90% का, ठीक है। नेक्सस प्रोजेक्ट आरबीसीआई और एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, ना कि नाबार्ड ने, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं हम यूपीआई को विद फॉरेन फास्ट पेमेंट सिस्टम, नेक्सस बना देंगे एकदम बाहर जाके, ठीक है। इंस्टेंट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट करने वाले हैं हम इसके अंदर। सिंगापुर बना था पहला 2023 में जिसने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन करा था, ठीक है। इसको कंसेप्चुलाइज किसने किया था, कंसेप्चुलाइज बाय द इनोवेशन हब ऑफ BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये हमारा खुद का इनोवेशन नहीं है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट विल लिंक इंडिया का यूपीआई एंड एफपीएस ऑफ मलेशिया, TSM फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है। इंडिया वुड बी द फाउंडिंग मेंबर एंड फर्स्ट मूवर कंट्री ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, करेक्ट। इंडिया के पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं, IPPB फर्स्ट पोजीशन ली है इसने पेमेंट बैंक्स के अंदर। कौन पेमेंट्स बैंक के अंदर ले रहा है, पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इन द परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। किसके अंडर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। किसके अंडर नहीं आती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर नहीं आता है, करेक्ट। टेली में टेलीफोन आता है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च किया था सितंबर 1 2018 में। उसके बाद में हमने किया था इट विल एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सेप्ट करेगा, रिमिटेंस सर्विस भी एक्सेप्ट करेगा। इसी के लिए हमने बेसिकली इसको खोला भी था मोस्टली ना, रिमिटेंस सर्विसेज के लिए ही। मोबाइल पेमेंट, ट्रांसफर, परचेजेज एंड अदर बैंकिंग सर्विस लाइक ATM, डेबिट, नेट बैंकिंग एंड थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर। यार ये देखना, तो ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक कर रखा है तूने इसको, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे ही चीज़ें करेगा। अब यूँ थोड़ी गवर्नमेंट पे भी तुम रोक लगा दोगे, ठीक है। इट विल डिपॉजिट अप टू ₹2 लाख बियॉन्ड विच द अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ये थोड़ा सा स्पेशल चीज़ लगी, इसको हम नोट्स में डाल देंगे। पेमेंट बैंक देखो यार, नचिकेता मोर कमेटी थी, इसने यहाँ पे पेमेंट बैंक्स यहाँ पे रिलीज़ करे थे टू केटर द लोअर इनकम ग्रुप एंड स्मॉलर इनकम ग्रुप। नीड क्या थी यार, पेनिट्रेशन बढ़ानी थी रिमोट एरिया में सिमिलर टू अदर बैंक बट ऑपरेट ऑन ए स्मॉलर स्केल। एलिजिबल प्रमोटर एंड कोई भी ले सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर प्रमोट कैन हैव ए पॉइंट जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। वट इज़ नॉट अलाउड, नो इट कैन नॉट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड। दे कैन नॉट एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट पेमेंट बैंक। ये है मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और ये है मेरे नॉर्मल पेमेंट बैंक, ठीक है। इनको कंफ्यूज ना करिए मेरे मित्र। ये पेमेंट बैंक यानी कि कौन है, ये मेरे पेटीएम वेटीएम की बात कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ अलाउड, DD कर लो यार 2 लाख तक, ठीक है। और रेमिटेंस सर्विसेज तुम कर लो यार, NRI से डिपॉजिट नहीं ले सकते बट अगर रेमिटेंस है तो ले सकते हो, ठीक है। मोबाइल पेमेंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पोस्ट पेमेंट भी पेमेंट बैंक की है सॉरी। रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी के अंदर होता है, लाइसेंसिंग इसको बैंकिंग एक्ट से मिलती है। CRR इनको रखना ही पड़ेगा भैया, SLR नहीं है बट यहाँ पे, ठीक है। SLR क्यों नहीं है पता नहीं बट होना चाहिए, देख लेते हैं आगे। गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ, हर प्रोविजन से गवर्न करेंगे भाई, इसको क्यों नहीं करेंगे हम। फेमा से भी करेंगे, ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि काट दूँ बट फेमा से भी करेंगे। रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट मिनिमम 75% ऑफ DD इन SLR, आ गया ना SLR, ठीक है। एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल विद इन मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। नीड टू होल्ड मैक्सिमम 25% इन करंट एंड टाइम फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं विद अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर ऑपरेशन पर्पस लिक्विडिटी मैनेजमेंट।
ओके, मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल इज 100 करोड़। एसएफबी की कितनी थी? 200 करोड़। अगर एक यूसीबी को एसएफबी बनना है तो उसके लिए कितनी थी? 100 करोड़। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मिनिमम इनिशियल इक्विटी कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट 40% ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो कि मेरे को लगा था अलग सा। करेक्ट। अब चलते हैं हम डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप एग्रीमेंट के ऊपर। तो भैया आरबीआई ने बाय किए डॉलर फ्रॉम द बैंक, ठीक है, और उनको दे दिया हमने रुपया। एंड जो है हम अब जो डॉलर हमने लिए थे आरबीआई ने, उसको हम बाद में बेच देंगे ताकि हम जो है थोड़ा लिक्विडिटी कर सके विदाउट परमानेंट एक्सपेंडिंग इट्स बैलेंस शीट। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, नए इशू रुपये करने थे तो हमने उनसे ये ले लिया और उसको वापस दे दिया। अरे रोहित शर्मा आ गया। प्रिवेंट स्लाइड इन रुपी, बकवास चीज़। लिक्विडिटी डेफिसिट इन इंडियन बैंक्स, इंडियन बैंक इनकाउंटर्ड इट्स वर्स्ट लिक्विडिटी क्रंच इन मोर देन ए डिकेड। बढ़िया बात है सालो, वो लिक्विडिटी क्रंच में रहो तुम, लिक्विडिटी आते ही फूक देते हो। आरबीआई फ्रीक्वेंट डॉलर सेल्स टू स्टेबलाइज द रुपी, डॉलर बेच रहे हैं हम, रुपये उठा रहे हैं, रुपये उठा रहे हैं, रुपये उठा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आरबीआई जो है मेजर करता है टू इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी इन बैंक्स ओपन मार्केट ऑपरेशन करके। ठीक है, अभी इसने अनाउंस किया था कि हम सेल परचेज करेंगे सिक्योरिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कट कर देंगे हम CRR, 50 बेसिस पॉइंट्स हमने कट किया था। ठीक है, अब ये 4% पे आ गया है, पहले 4.5% था। ठीक है, फिर यहाँ पे रेपो रेट को हमने एडजस्ट कर दिया, रेपो रेट जो था 25 पॉइंट से कट कर दिया है। ठीक है, अब 6.25 पे आ गया, पहले 6.5 पे था। इट इज़ द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, ये पता ही है। ये जो नई वो है ना, इनको हम लिख लेते हैं क्योंकि ये ओड़ू दोड़ू पेपर में पूछ लेगा कोई ना कोई, है ना। ठीक है, वेरिएबल रेपो रेट, आरबीआई ने कंडक्ट किया 50,000 करोड़ का 56 ऑक्शन, रिसेंटली अनाउंस 49 डे वेरिएबल रेपो रेट फॉर 75,000 करोड़। कि तुम अगर 75,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे 49 डेज़ के लिए रखोगे बैंक में तो तुमको थोड़ा वेरिएबल रेपो रेट, यानी कि तुमको थोड़ा सा मतलब बेनिफिट मिल जाएगा। करेक्ट। व्हाट इज़ वेरिएबल रेपो रेट? मॉनेटरी टूल पॉलिसी आरबीआई यूज़ करता है मैनेज लिक्विडिटी। जो रेपो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, बट वीआरआई जो है डिसाइड होता है मार्केट बेस्ड ऑक्शन के ऊपर। इट इज़ यूज्ड यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम 2 to 14 डेज और मोर ऑक्शन अमाउंट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। करेक्ट है। टूल अंडर LAF का टूल है ये, डिस्क्रिशन है, कब करना है कब नहीं करना मेरी मर्जी, मैं ना करूँ। हो सकता है मैं ओवरनाइट रेपो कर दूँ या फिर लॉन्ग रेट रेपो कर दूँ या फिर फिक्स रेट कर दूँ, कुछ भी कर दूँ इसमें। वीआरआर कॉम्प्लीमेंट करता है रेपो रेट को बाय ऑफरिंग अल्टरनेट फ्लेक्सिबल, ठीक है, समान उसका रोल क्या है इसका इन्फ्लेशन कंट्रोल में, एड्रेस लिक्विडिटी शॉर्टेज में देख लिया है। आरबीआई ड्राफ्ट डायरेक्शन ऑन गोल्ड लोन्स, ठीक है, गोल्ड लोन के ऊपर आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन निकाली है जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा और तहस नहस कर दिया सब कुछ। लोन टू वैल्यू, इसको मैंने कैप कर दिया 75%, यानी कि अगर मेरी वैल्यू 100 रुपये का सोना है तो तुम मेरे को 75 का ही लोन दे सकते हो। ठीक है, बेस बुलेट लोन्स, एक्योर्ड इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, ठीक है, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, यानी कि तुम इंटरेस्ट इंक्लूड करके 75 तक का ही दे सकते हो। प्रूफ ऑफ ओनरशिप दिखाना पड़ेगा तुमको। गोल्ड वैल्यूएशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द 30 डे एवरेज ऑफ 22 कैरेट गोल्ड प्राइस। ठीक है, एक महीने में जो 22 कैरेट के गोल्ड का एवरेज प्राइस रहा है वो तुम्हारी गोल्ड वैल्यूएशन डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि तुम अपने टाइम के लेके आ जाओगे। ठीक है, लोन रिस्ट्रिक्शन जो है, कोई नो कनकरेंट लोन्स फॉर बोथ कंजप्शन एंड इनकम जनरेशन ऑन द सेम कोलेट्रल। ठीक है, ये वैसे लॉजिकल लग रहा है, इसको नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है भैया। रीपेमेंट जो है, फ्रेश लोन्स आर अलाउड ओनली आफ्टर फुल रीपेमेंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट। रीप्लेजिंग ऑफ बाय एनबीएफसी इज बैंड, कोलेट्रल मस्ट बी रिटर्न्ड विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ लोन पेमेंट। ओके, तो ये नोट्स में डल सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगा नहीं, बट मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि इतना डिटेल में पूछेंगे भी। शमी, फाइनेंशियल गोल्ड इंक्लूजन, लोन अगेंस्ट ETF and SGB sovereign gold bond and gold mutual fund are not permitted for gold loans। ओके, ये है ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया इससे तो। What is LTV ratio? It is calculated by dividing the loan amount to the value of jewelry coin। बुलेट लोन्स जहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट आर ड्यू एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यानी कि जैसे ही डेट ऑफ मैच्योरिटी है तो मेरे को यार प्रिंसिपल अमाउंट भी दो तो मेरे को इंटरेस्ट भी दो। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि मैं इंटरेस्ट और कुछ कुछ वो EMIs में पे करता हूँ ना, बट बुलेट लोन्स में क्या होता है कि एक साथ सब कुछ आएगा मेरा वापस। अब करते हैं स्टेबल कॉइन। यूएस सेनेट ने पास किया जीनियस एक्ट पास किया है इन द मेजर बूस्ट फॉर स्टेबल कॉइन्स। यूएसए ने लॉन्च किया है मीम कॉइन, ट्रम्प ये बकवास चीज़ें करते रहते हैं, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एंड यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल। इंडिया के पास ऐसा कुछ बकवास चीज़ नहीं है, हम जो है
जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उनको हम वर्चुअल डिजिटल एसेट लेके चलते हैं। हमने इनको PMLA के अंडर ले आए थे मिसयूज़ को ख़त्म करने के लिए, बट जो भी होता है होता है। अब स्टेबल कॉइन्स क्या है यार, ये सारी क्रिप्टो करेंसी है जिनको मैंने पैग कर रखा है फिएट और गोल्ड के साथ में, ठीक है। ये पैक्ड हैं, ये वो नहीं है कि भाई अपना मन मर्जी कर दूंगा मैं, तुमको माइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिएट कोलेटरलाइज स्टेबल कॉइन है ये, पैग टू स्पेसिफिक एसेट लाइक फिएट करेंसी। क्रिप्टो बैक स्टेबल कॉइन भी है, दे आर कोलेटरलाइज बाय अदर क्रिप्टो करेंसी। दोनों मोड हो सकते हैं स्टेबल कॉइन्स के। तो नॉन कोलेटरलाइज एल्गोरिथम बेस भी हो सकता है कि जो डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये तो ज़्यादा कुछ काम का था नहीं मेरा, ठीक है। अब आते हैं हम वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर। VDA, इट इज़ अ डिजिटली स्टोर ट्रांसफरेबल, इट इज़ ट्रेडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, नॉट नेसेसरली बैक बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्रिप्टो करेंसी इसी काम पे काम आती है मेरा, इथेरियम, बिटकॉइन, ये यही है। NFT, दीज आर यूनिक, दे आर नॉन इंटरचेंजेबल डिजिटल टोकन, नॉन इंटरचेंजेबल डिजिटल टोकन पेपर में आ चुका है यार ये। एंड सर्टिफाई ओनरशिप ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट और कंटेंट, ठीक है। यूज टू रिप्रेजेंट डिजिटल ओनरशिप ऑफ एन आइटम, ठीक है। इवन वर्चुअल रियल एस्टेट और टिपिकली बोट एंड सोल्ड यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। इंडिया का क्रिप्टो का देख लेते हैं यार। 2023 में पहली बार हमने RBI ने कंसर्न करे थे कि यार ये मेरे अंडर में नहीं, तो मेरी तो फट गई, मेरे को कुछ नहीं करके इसको रोकना पड़ेगा। 2018 में RBI ने सर्कुलर किया कि भाई तुम ऐसी तैसी करो, हम नहीं चलने देंगे इसको। 2022 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया और बोला कि भाई देखो तुम्हारी ऐसी तैसी, हम इसको चलाएंगे, ठीक है। 2021 में फिर जो है गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बिल ले गया जिसमें बैन करने वाले थे प्राइवेट को ही, लेकिन अभी तक बैन ही नहीं किया उन्होंने। 2022 में उन्होंने 30% टैक्स डाल दिया क्रिप्टो इनकम के ऊपर और 1% डिडक्शन एट ईच ट्रांजेक्शन, चाहे वो तुम्हारा प्रॉफिट हो भैया चाहे वो तुम्हारा लॉस हो भैया, ठीक है। 2023 में फिर यहाँ पे VDA को ब्रोड कर दिया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ PMLA के अंदर। 2025 में भाई इनकम टैक्स के अंदर एक्सप्लिसिटली क्लासीफाई कर दिया VDA को एज अ प्रॉपर्टी एंड कैपिटल एसेट, ताकि हम उन पर टैक्स काट सके, ठीक है। क्रिप्टो को हमने रिसीव किया एज ए गिफ्ट, बिकमिंग टैक्सेबल ग्रास टाइप के अंदर 50,000 के अंदर। अगर एक्सीड कर जाता है तो उसको हम गिफ्ट कंसिडर कर लेंगे और उसके ऊपर फिर टैक्स मारना स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। Losses from one crypto asset cannot offset gain from another crypto asset. Crypto related loss cannot be carry forward to later financial year. यानी कि हम जो है कब करेंगे टैक्स, जब मेरा क्रिप्टो पे 50,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, वैल्यू 50,000 का बढ़ जाएगा। बट अगर मेरा लॉस आया एक क्रिप्टो में और एक क्रिप्टो में 50,000 से ज़्यादा का गेन है, तो मैं उस गेन को इस क्रिप्टो में उसकी तरह वो नहीं कर सकता, कंपनशेट नहीं कर सकता, वरना फिर गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगी, ठीक है। ऐसे ही जो मेरा लॉस आया है वो मैं अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता कि मैं बोल दूं कि यार मेरा पिछले साल का 50,000 का लॉस था, इस साल मैंने 60,000 कमा लिया तो मेरा 50,000 डाल दो, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही केस में गवर्नमेंट को लॉस है तो गवर्नमेंट नहीं करने देगा। स्टेटस क्या है VDA का यार? USA में तो भाई बढ़िया तरीके से टैक्स होते हैं, UK के अंदर इनको प्रॉपर्टी मान लिया है। ग्लोबल कंसेंसस क्या है कि यार हमको इसमें थोड़ा भाई कि रेगुलेट कर लो यार, थोड़ा सामान ठीक कर लो अपना। कोई और कलर लेते हैं यार, रेनबो लेते हैं, ओके। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, इसको NPCI ने डेवलप किया 2016 में, ठीक है। पीयर टू पीयर इंटर बैंक ट्रांसफर टू क्लिक फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है, रेगुलेटेड बाय RBI। IMPS जो है, जो ऑलरेडी सिस्टम है IMPS, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू क्लिक फैक्टर बेस। यार रेनबो तो साला अजीब हो गया, कोई और कलर ये रहा, बढ़िया मस्त, ठीक है, ओके। इंटरऑपरेबिलिटी तो है ही इसके अंदर। अब कंट्री जो एक्सेप्ट करती हैं UPI पेमेंट, अब देखो यार, फ्रांस करता है, कतर करता है, UAE, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, भूटान पहला कंट्री था और नेपाल, ठीक है। हो गया यहाँ पे बढ़िया। मोहसिन खान 5 विकेट अपने खिलाफ नहीं लेगा। बैंक कैन नॉट चार्ज MDR ऑन UPI ट्रांजेक्शन, बैंक नहीं चार्ज कर सकते, गवर्नमेंट चार्ज करेगी गधे। NPCI RBI का और IBA इनका इनिशिएटिव था, 2007 पेमेंट बैंक के अंदर इसको स्टार्ट किया था, नॉन प्रॉफिट कंपनी है और कंपनी एक्ट 2023 के अंदर इसको हमने सेटअप कर रखा है। चौका मिल गया रोहित शर्मा को। इनिशिएटिव टू प्रमोट UPI लाइट यूज टू मेक पेमेंट अप टू 2,000 रुपये विदाउट पिन ऑथेंटिफिकेशन। 123 पे जो कि डिजिटल डिवाइड खत्म करता है, जहाँ पे इंटरनेट के बिना तुम चला सकते हो। UPI चलेगा कैंपेन था, NPCI ने चलाया था। UPI लाइट और डिजिटल रूपी इंटीग्रेशन, ये NFC बेस्ड UPI लाइट एक्स और QR इंटरऑपरेबिलिटी कि जो तुम्हारा QR है एक, वो किसी भी UPI के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। UPI टैप एंड पे फैसिलिटी लेवरेज एन NFC, ओके, ऑन द गो पेमेंट, भलाना ढिमकाना, चलो भैया।
UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, RBI हैज़ इम्पोज 6 month मोरेटेरियम ऑन न्यू दिल्ली जो भी है रिस्ट्रिक्टिंग लोन वगैरह। UCB क्या होता है, ये हमने देखा था कि मेंबर ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सर्व करते हैं अर्बन और सेमी अर्बन कम्युनिटीज़ को। करेक्ट। पहला अर्बन बैंक बड़ौदा में खुला था, अनोन्य सहकारी मंडली ने खोला था, मेंबरशिप ने खोला था। ठीक है, ये कोऑपरेटिव बैंक है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह एक्ट होंगे, कंपनी में एक्ट नहीं जाएगा मेरा। ठीक है, किस में हो सकता है, या तो स्टेट कोऑपरेटिव में हो सकता है या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में हो सकता है। मल्टी स्टेट यानी कि वो मल्टी स्टेट में होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, डुअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसमें कि RBI रेगुलेट करता है बैंकिंग एक्ट के अंदर इसको। ठीक है, और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके ऑडिट वगैरह चेक करता है, लिक्विडेशन प्रोसेस को चेक करता है। ठीक है, ओके चलो। कोऑपरेटिव कुंभ 2025, कोऑपरेटिव कुंभ 2025 सिटीजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दिस एक्ट ऑन न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन 2025 पिछले साल का था, इस साल नहीं है यार। सहकार डिजी पे एंड सहकार डिजी लोन ये सब कुछ उसी का सामान था, ख़त्म। ठीक है, अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। तो जो मेरा कोऑपरेटिव बैंक्स है ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वेलफेयर के लिए बना है, कमर्शियल प्रॉफिट के लिए बना है। जो मेरा कोऑपरेटिव है यहाँ पे मेरे मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों हो सकता है। जो कमर्शियल बैंक है वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगा कि गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं करवाएंगे। ठीक है, गवर्नेंस एक मेंबर का एक वोट होता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल शेयरिंग होती है, जो तुम्हारा शेयर है उतना मिलेगा। फार्मर, ट्रेडर, ये सब कुछ उसका कस्टमर बेस है। एरिया ऑफ ऑपरेशन रूरल, सेमी अर्बन, वैसे तो यहाँ पे अर्बन भी आ सकता है बट कोऑपरेटिव बैंक दो टाइप के होंगे, एक अर्बन होगा एक रूरल होगा, तो रूरल का भी हो सकता है, सेमी अर्बन भी हो सकता है। RBI और स्टेट कोऑपरेटिव अथॉरिटीज़ को करेंगे यहाँ पे, RBI एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर होगा। ठीक है, ग्रिड लोन एंड NPA इन इंडिया। ओके, तो अब हम चलते हैं गोल्ड लोन NPA के ऊपर। यह सिग्निफिकेंट सर्च जो है यहाँ पे इन गोल्ड लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाज रिपोर्ट इन 2024। तभी हमने देखा था कि RBI की फट गई थी और उसने फिर ये ले भाई तुम ऐसे गोल्ड लोन मत दो पागलों की तरह। गोल्ड लोन क्या था यार, गोल्ड लोन्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट गोल्ड एज कोलेटरल फॉर मीटिंग पर्सनल एग्रीकल्चर बिजनेस नीड्स। NPA क्या था यहाँ पे, जब तुम्हारे 90 डेज़ के अंदर तुम्हारा प्रिंसिपल वेयर रीपेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। ठीक है, डाउन द लेग। गोल्ड लोन NPA एन अलार्मिंग राइज हुआ था गोल्ड लोन में, बोरिंग डिस्ट्रेस एंड डीपर सिस्टमेटिक चैलेंज। RBI आल्सो रेज कंसर्न ओवर वीक लोन टू वैल्यू मॉनिटरिंग। तभी RBI ने अपना वो कर दिया, यहाँ पे न्यू फ्रेमवर्क कर दिया, यहाँ पे बुलेट रिपेमेंट लोन्स वेयर द इंटायर प्रिंसिपल इज रिपेड। ठीक है, हम देख चुके हैं। एडवांसेज अगेंस्ट प्राइमरी ये हमने बैन कर दिया, ये भी देख चुके हैं। बैंक इन डोमेन फॉर बैंक्स, RBI ने डिक्लेयर किया है कि जो बैंक डॉट इन ऑपरेशन डोमेन है ये बैंक्स के लिए चलना स्टार्ट हो जाएगा 2025 से। इट इज़ एक्सक्लूसिवली इंटरनल डोमेन फॉर इंडियन बैंक्स। इट विल बी डेवलप ऑपरेशनलाइज थ्रू IBRDT एंड ऑथराइज बाय निक्सी। ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसको देख लेंगे नोट्स में डालने के लिए। डोमेन नेम नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। नॉन प्रॉफिट मीटी के अंदर आती है निक्सी। इट इज़ डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज डॉट इन कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन थ्रू इन रजिस्ट्री। ओके, तो ये थोड़ा सा न्यू बॉडी है, मे बी इसलिए काम में आए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पेमेंट सिस्टम इन इंडिया की बात कर लेते हैं आगे। यार पेमेंट सिस्टम RBI ने रिलीज़ किया नया पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, इट इज़ अ बाइएनुअल रिपोर्ट। ओके, पेमेंट सिस्टम इन इंडिया PYU। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 6 RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, हाई वैल्यू इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम डेट सेटल ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली रियल टाइम इंस्टेंटली ऑन ग्रोस बेसिस ऑपरेटेड बाय RBI। NEFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम फॉर 1-to-1 बैंक ट्रांसफर डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय RBI। IMPS immediate payment service, it is real time and it is immediate, so it is 24/7 interbank fund transfer developed and operated by NPCI। IMPCI, I से फिर IMPS, अरे नहीं भैया, R से RTGS और P से P, IMPS। ठीक है, फिर BBPS भारत बिल पेमेंट, इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड इंटरऑपरेबल बिल पेमेंट इकोसिस्टम फॉर रेकरिंग वगैरह बिल, जो कि NPCI ने बनाया है। फिर नाच पेमेंट नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बल्क पेमेंट सिस्टम जिसको रीड करने के लिए ये मेरा NPCI ने बनाया है। फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स FCI, ऑब्वियसली RBI ने इसको प्रपोज किया है, कंस्ट्रक्टिंग डेली
इंडेक्स रियल टाइम माइक्रेट कंडीशन के लिए इंडिया का पहला डेली कंपोजिट इंडेक्स होने वाला है। पॉजिटिव वैल्यू साइन करेंगे भाई फाइनेंशियल टाइटनिंग, नेगेटिव वैल्यू काइंड करेंगी रिलैक्सेशन। ये मेरा एंटीथेटिकल है, इसको कर लेंगे बस नोट्स में ऐड हम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, अगर मैं एफएसबी की भैया बात करता हूँ तो एफएसबी मेरा इंटरनेशनल बॉडी है जिसको 2009 में इस्टेब्लिश किया था। G20 के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करेगा। इट इज़ डिसीजन आर नॉट लीगली बाइंडेड, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया एक्टिव मेंबर है, पता है। 3 ऑफिशियल जाते हैं हमारे यहाँ पे, गवर्नर नहीं जाता आरबीआई का, डिप्टी गवर्नर जाता है, ठीक है। सेबी का चेयरमैन जाता है और हमारा सेक्रेटरी जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से, करेक्ट। अब आ चुके हैं इसके अंत, इस चैप्टर के अंत पे, वो है मेरा मिसलेनियस टॉपिक्स पे। तो पहला है मेरा बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। इट इज़ अ ई ऑक्शन प्रॉपर्टी के लिए फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। लिस्टिंग इंक्लूड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हाउस हो सकते हैं, प्लॉट हो सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता कुछ। लिक्विड कवरेज रेशो LCR, आरबीआई ने मैंडेट किया 2.5% एक्स्ट्रा रन ऑफ फैक्टर ऑन इंटरनेट एंड डिपॉजिट अंडर रिवाइज्ड LCR नॉर्म्स इफेक्टिव 2026। रन ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है? रन ऑफ फैक्टर रेफर करता है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डेट कुड बी विड्रॉन बाय डिपॉजिटर इन स्ट्रेस सिनेरियो, ठीक है। रन ऑफ रेशो इसको हम देख लेंगे, ठीक है। LCR, it is a regulatory requirement for the banks and is a part of Basel III framework. It mandates bank to maintain a sufficient stock for high quality liquid asset to make potential outflow for 30 days का तुमको बफर रखना है। Basel III framework का पार्ट है। इसके अंदर क्या आता है? हाई क्वालिटी एसेट में क्या आता है मेरा? कैन क्विकली कन्वर्ट, जो कि मैं क्विकली कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश के अंदर, ठीक है, विदाउट लूजिंग मच वैल्यू। क्या बात है रिकल्टन। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है रीच करता है ऑल टाइम हाई ऑफ USD 702 बिलियन। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था इसने होल टाइम, हाँ ये तो कर ही लेते हैं भाई, 5 नेशन में आ चुका है। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, ये रशिया, USA के पास कुछ रिजर्व नहीं होता। ये बात थोड़ा सा देख लियो, ठीक है, क्या ही बोलूँ। अब अपने 4 पार्ट होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट में हो सकता है बढ़िया, गोल्ड रिजर्व में हो सकता है और बढ़िया, SDR ठीक ठीक सा है, IMF के अंदर है, और रिजर्व ट्रेंच भी IMF कोटा होता है, डेट कैन बी यूज फॉर BOP नीड्स, ठीक है। ट्रेंच यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पोर्शन, पाई, और रिजर्व यानी कि ये मेरा वो है, इसको हम गोल्डन ट्रेंच बोलते थे, ठीक है, गोल्डन ट्रेंच आता है। मिनिमम एवरेज बैलेंस MAB, मिनिमम एवरेज बैलेंस। MAB are the fees charged by the banks when the account holder does not maintain the required monthly average balance। इसका पर्पस क्या था कि यार तुम अपना जो है इंसेंटिवाइज करते थे अकाउंट होल्डर टू मेंटेन स्टेबल बैलेंसेस, इंप्रूविंग बैंक कासा रेशो। कासा रेशो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशो क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट हेल्ड इन लो इंटरेस्ट करंट एंड सेविंग अकाउंट। हायर कासा रेशो रिड्यूस बैंक्स कॉस्ट ऑफ फंड, इंप्रूविंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन लेंडिंग। ये थोड़ा सा नोट्स में डालने की चीज़ है। पेनल्टी बेसिस जो थ्रेश होल्ड थे इसमें इंडिविजुअली बैंक करते थे उसको RBI गाइडलाइन के अंदर, ठीक है। इंडियन हाउस होल्ड आर एक्यूमुलेटिंग डेट फास्टर देन क्रिएटिंग एसेट। क्यों? क्योंकि भाई हम बेफालतू की जमा उड़ा रहे हैं। एनुअल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैज़ इंक्रीज बाय 102%, वेयर एनुअल एसेट क्रिएशन ओनली 48%। GDP शेयर क्या है? हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट इन GDP डिक्रीज फ्रॉम 12 से 10%, विच लाइबिलिटीज रोज फ्रॉम 3.9 टू 4%। नेट सेविंग क्या है? नेट हाउस होल्ड सेविंग रीच द 5 डेकेड लो। एसेट कॉम्पोजिशन कमर्शियल बैंक डिपॉजिट स्लाइटली इंक्रीज किया मैंने 32 से 33, 3.3%। ऑलराइट, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2। 12 मिनट में ख़त्म करते हैं ताकि 1 घंटे में 2 चैप्टर खत्म हो जाएँ। RBI और इसके रिलेटेड एस्पेक्ट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड RBI को मिला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिलता है हमको लंदन की तरफ से। 2 इसके, एक सारथी सिस्टम है, एक प्रवाह सिस्टम है। सारथी सिस्टम RBI स्टाफ के लिए था, प्रवाह सिस्टम उसका एक्सटर्नल रेगुलेटरी एप्लीकेशंस के लिए था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड में मिला है। RBI सरप्लस, RBI अनाउंसर रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ 2.7 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को किया है, सिग्निफिकेंटली एक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड, ठीक है। पिछले 1, 2, 3, 4 पिछले 4 सालों में तो भाई बढ़ता ही जा रहा है ये मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। RBI सरप्लस ट्रांसफर क्या है? RBI सरप्लस इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर RBI एक्ट कवरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड मेंटेनिंग रिस्क बफर अंडर सेक्शन 47। Profit and surplus of RBI are to be transferred to the government after making various contingency provision and public policy mandate of RBI, including financial stability consideration. Not termed as dividend since RBI is a statutory सेंट्रल बैंक विदाउट शेयर होल्डर। RBI इज अ स्टैट्यूटरी सेंट्रल बैंक जिसका कोई शेयर होल्डर नहीं है, तो ये डिविडेंड नहीं दे सकता। दिस ट्रांसफर इज लॉ से मैंडेटेड है एंड रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स फॉर दिस, ठीक है, समझ गए। सरप्लस ऑफ सोर्स ऑफ सरप्लस, पहला सेनोरेज प्रॉफिट फ्रॉम इशूइंग करेंसी, डिफरेंस फ्रॉम करेंसी फेस वैल्यू, प्रिंटिंग कॉस्ट,
interest earning loan extended to central bank, government and commercial banks, foreign investment from foreign banks gained due to this and this. The transfer is accordance with the ECF economic capital framework जो कि RBI ने अडोप्ट किया था बिमल जलान कमेटी के बाद. As per this revised ECF, the amount of surplus जो कि ट्रांसफर करने वाला है इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर. पहला तो रियलाइज्ड लिक्विडिटी जिसको हम 6.5 से 5.5% के बीच में मेंटेन करके रखते हैं और जो एक्सेस अमाउंट है वो यहाँ पे चली जाएगी. दूसरा क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल इसेंशियल CGRA जिसको हम कैप्ट करते हैं इतनी रेंज के अंदर 25% के आसपास ऑफ द बैलेंस शीट शुड बी, और जो बच्चा कुछ है वो भी गवर्नमेंट के पास भेज दो. बट इस CGRA इज करेंसी गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट इन जिसमें इंक्लूड करते हैं हम कैपिटल रिजर्व रिस्क provision revolution balance which are unrealized gain net loss resulting from movement of exchange rate. इसमें लॉस भी हम करेंगे, गोल्ड प्राइस भी करेंगे और इंटरेस्ट रेट भी करेंगे. ठीक है. ECF एक मेथोडोलॉजी था जो डिटरमाइन करता है कि भाई कितना रिस्क हो सकता है, तुम कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे. ठीक है. सेक्शन 48 एग्जाम ऑफ द RBI एक्ट प्रोवाइड एन एग्जाम्पशन टू RBI फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स और एनी अदर टैक्स इंक्लूडिंग वेल्थ टैक्स. ठीक है. करता रहियो. RBI का कंटिजेंसी रिस्क बफर इट इज फाइनेंशियल रिजर्व जो कि फॉर्म्ड की पार्ट ऑफ ECF रिकमेंडेड बाय बिमल जलान कमेटी 2018 के अंदर. इनिशियली सेट बिटवीन 5.5 से 6.5%. इसको हमने वाइड कर दिया था 4.5 to 7.5 गिविंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. अभी जो है 7.5% को हम वो कर रहे हैं इंक्रीज, मतलब इसको ऑपरेट कर रहे हैं 7.5% के ऊपर. हायर CRB इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इट लिमिट द सरप्लस फंड ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट. ओके भाई क्या स्टार्ट दे दी हरी कल्टन ने. RBI का कंसेप्ट इसको हमने डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रेटजी इन हिज बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ओरिजिन एंड सॉल्यूशन से लिया था. पहला जो था ओसबोर्न था. पहला इंडिया देश मुक्त था. 1926 हिल्टन यंग कमीशन आया था. फिर RBI एक्ट 1934 में पास होता है. 35 के अंदर RBI बन जाता है, कलकत्ता में बनता है. 1949 में नेशनलाइज कर देते हैं. पहले ब्रिटिशर्स के अंदर था. सुपरवाइजरी फंक्शन, मॉनिटरी फंक्शन, इशू करेंसी नोट्स, फॉरेन एक्सचेंज को देखता है ये. बैंकर टू अदर बैंक है ये. बैंकर टू गवर्नमेंट भी है ये. ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट करता है. बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करता है. अदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एडवांस देता है टेम्परेरी मिसमैनेजमेंट के लिए भैया. ठीक है. फिर हम आगे चलते हैं. RBI डायरेक्टिव ऑन क्रेडिट स्कोर. RBI हैज़ इशूड डायरेक्टिव टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट अपडेटिंग ऑफ क्रेडिट स्कोर बाय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एड्रेसिंग ग्रोइंग कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट डिले. ठीक है. क्रेडिट स्कोर क्या होता है? इट इज़ ए 3 डिजिट फिगर. 300 से 900 के बीच में रेंज करता है मोस्टली. अगर तुम्हारा 750 से बढ़िया तो तुम भाई प्राइमरी बढ़िया एकदम आइडल बंदे हो. अब CIC देख लेते हैं. CIC जो है RBI ऑथोराइज करता है टू कलेक्ट मेंटेन रिपोर्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन. जो मेजर CIC हैं यहाँ पे इनको हम नोट्स में घुसेड़ देंगे. ठीक है भैया. चलो. RBI डायरेक्टेड मीजर फॉर रिड्रेसल के लिए क्या है यहाँ पे मेरे पास? बैंक एंड NFC मस्ट पे 100 रुपये पर कैलेंडर डे फॉर अनरिजोल्व कलेक्टमेंट बियॉन्ड 30 डेज एंड अगर फेलियर टू अपडेट क्रेडिट डाटा विद इन 21 डेज ऑफ कंप्लेंट रिसिप्ट. ठीक है. ओके. RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम. अब जो RBI की स्कीम थी इसने इंक्लूड कर लिया था अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अपनी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में 2021 में. ठीक है. इट इज़ अ फ्री सिंगल विंडो स्कीम रिजॉल्विंग कंप्लेंट अंडर AGR अंडर अल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल नेटवर्क के अंदर आती है ये. फ्रेम्ड बाय RBI इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, RBI एक्ट 1934 एंड पेमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 2007. इट मर्ज 3 ओम्बुड्समैन स्कीम को हमने मर्ज कर दिया और हमने 1 नेशन 1 ओम्बुड्समैन के ऊपर चल रहे हैं. फास्ट ट्रांसपेरेंट फेयर चल रहा है. कवरेज क्या है? सारे कमर्शियल बैंक को कर गया, सारे RRB को कर गया, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को. अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ गए, अभी आए ना ये. कहाँ गए भैया? अभी आए देख. शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव और ये वाले को. तो अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ गए, NBFC भी आ गए और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज भी आ गई. तो यहाँ पे N लगा दो भैया. ओ नहीं, ओ बच गया, आउट नहीं है. इट विल इंक्लूड स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2025. RBI में अपॉइंट 1 और मोर ऑफिसर एट ओम्बुड्समैन. 1 ओम्बुड्समैन का मतलब एक ओम्बुड्समैन नहीं है. 1 इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं और डिप्टी ओम्बुड्समैन भी हो सकते हैं. टेन्योर जिनका 3 साल का होगा. जो कि इनके पास पावर क्या है भैया? पावर ये कि अवॉर्ड कर सकते हैं 20 लाख तक का कंपनसेशन प्लस अप टू 1 लाख तक का कंप्लेंट अगर उनका दिक्कत आती है एक्स्ट्रा में. ठीक है. 24 ऑफिस होंगे RBI ओम्बुड्समैन के. ओवरऑल इंडिया के अंदर 28 नहीं होंगे, 24 ही होंगे. नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 30 तक. गवर्नर ऑफ RBI ने रिलीज़ किया है गवर्नर ऑफ RBI ने रिलीज़ किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 30 5 सालों के लिए. इसमें से उन्होंने क्या बोला कि 5 स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम पंच ज्योति बोलेंगे और इनको हम यूज़ करेंगे आगे के लिए. पंच ज्योति में क्या क्या आएगा यार? एक तो इक्विटेबल फाइनेंशियल सर्विसेज,
वुमेन को इंक्लूजन कर देंगे, ठीक है, लाइवलीहुड इंटीग्रेट कर देंगे, एजुकेशन दे देंगे और कस्टमर प्रोटेक्शन को हम इंक्लूड करेंगे। की फोकस एरिया क्या होंगे यहाँ पे मेरे पास? एवरी रेवेन्यू सेंटर है, एवरी रेवेन्यू सेंटर हैज़ एटलीस्ट वन बैंकिंग आउटलेट। हर एक रेवेन्यू सेंटर पे एक बैंकिंग आउटलेट होगा, ये हम करेंगे। 30% वुमेन बीसीज को वहाँ पे बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड 30% वुमेन होंगी यहाँ पे। ठीक है भैया, इतनी टफ बॉल खेल रहा है। इंटीग्रेट कर देंगे हम सारे बैंकों को, इंश्योरेंस को एक जन सुरक्षा पोर्टल के ऊपर फॉर सीमलेस इनरोलमेंट एंड क्लेम्स अंडर। ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जन सुरक्षा पोर्टल क्या है मेरा, ठीक है। प्राइमरी रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी, ओके, तो आरबीआई ने बनाया है एक 6 बंदों का पीआरबी बोर्ड टू ओवरसी पेमेंट। पीआरबी को आरबीआई गवर्नर चेयर करेगा, डिप्टी गवर्नर होगा, आरबीआई का और होगा, और 3 गवर्नमेंट बाय सेंट्रल। इट इज़ सिमिलर एज एमपीसी, ठीक है, ओके, एमपीसी की तरह सिमिलर है। इसने रिप्लेस कर दिया है बीपीएसएस को, और पीआरबी ड्राइव करता है पेमेंट वाले एक्ट से अपनी पावर। 2 बार मिलेंगे साल में, वो कितनी बार मिलता है? 4 बार एमपीसी मिलता है अपना, 4 बार। कोरम क्या है? 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, 3 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेजोरिटी होगा चेयरपर्सन के पास में, जो है एक कास्टिंग वोट रहेगा। आरबीआई गाइडलाइन ऑन बैंक अकाउंट फॉर माइनर्स, जितने भी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, जिनमें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सब सारे कोऑपरेटिव बैंक जो हैं ये बैंक खोल सकते हैं। ओपन एंड मैनेज बैंक अकाउंट फॉर माइनर चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स। बिलो अगर 10 ईयर्स से हैं तो ये माइनर के चाहे कुछ भी हो, इनको मदर कैन ओपन सेविंग अकाउंट्स। 10 ईयर एंड अबव परमिटेड टू इंडिपेंडेंटली ओपन एंड मैनेज देयर अकाउंट, तो माइनर यहाँ पे 10 साल तक का है। बैंकिंग फैसिलिटी, एटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरबैंक बैंकिंग सब मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा यार? तुम अगर छोटी उम्र में ही सब सीख जाओगे तो बढ़िया है। अभी नो ओवरड्राफ्ट, बैंक मस्ट इंश्योर दैट ओवरड्राफ्ट आर नॉट परमिटेड एंड दैट ऑलवेज रिमेन इन क्रेडिट, ठीक है। संकल्प 2.0, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई टू इम्प्लीमेंट संकल्प 2.0। तो संकल्प पहली बात तो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है, ये देखना है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है यार? इट्स अ प्रोविजन ऑफ स्मॉल साइज लोन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, फंड ट्रांसफर, माइक्रो इंश्योरेंस, लो इनकम इंडिविजुअल ग्रुप एक्सक्लूडिंग फ्रॉम फॉर्मल बैंकिंग। इसको जो है मोहम्मद यूनुस ने करा था, ग्रामीण बैंक 1983 में। अब ये तो ये भाई बांग्लादेश का राजा बन के बैठा है। आरबीआई 2022 का फ्रेमवर्क था, इसने स्टैंडर्डाइज कर दिया था जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स थे उनको। संकल्प जो था गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, फोकस ऑन द प्रमोटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के जो स्टेक होल्डर है, जैसे साधन होगा, एमएफआई नेटवर्क होगा, ये सारे इनका हमने देखा था कि ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑपरेटर भी हैं। अब यहाँ पे आरबीआई एंड एमएफआई जो हैं 33 स्टेट्स के अंदर हैं, या भाई अपनी यूटी के अंदर भी सेल्फ रेगुलेटरी हम देख चुके हैं अभी ऊपर ही। 3 प्रोंग्ड रिफॉर्म आए हैं इसके अंदर। पहला तो लोन प्राइसिंग, प्रोसेसिंग फीस जो है इनको हमने 1.5% पे कर दिया कि तुम भाई इतना प्रोसेसिंग फीस मतलब 4 रन। डेट कंट्रोल, बोरोवर्स कैन एक्सेस माइक्रो फाइनेंस लोन्स फ्रॉम 3 लेंडर विद हाउस होल्ड एक्सपोजर लिमिटेड 2 लाख के लिए। न्यू लोन आर अलाउड ओनली आफ्टर 12 मंथ और 50% रीपेमेंट कर दी उसके बाद ही, ओके। लैंडिंग डिसिप्लिन, नो लोन्स टू क्लाइंट डिफॉल्टिंग फॉर ओवर 60 डेज और ऑनिंग मोर देन ₹3000। ये एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, 90 डेज वाला प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। 60 डेज पे ही डिफ़ॉल्ट तुमको बोल दिया जाएगा, करेक्ट। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, ब्यूरो चेक्स रिक्वायर्ड बिफोर हायरिंग रिक्रूट फ्रॉम अदर एमएफआई मस्ट प्रोवाइड रिलीविंग लेटर विद इन 3 मंथ्स। 1 घंटे के अंदर 2 चैप्टर खत्म। अब आ गया इंडस्ट्री के। ओके, तो थर्ड पार्ट इंडस्ट्री, इंडियाज़ मैरीटाइम विजन। इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है, इट इज़ अंडरगोइंग ए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी अंडर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड एम्बिशियस मैरीटाइम अमृतकाल 2047। इंडिया का विजन 2030 तक है, ठीक है। 12 ऑपरेशनल मेजर पोर्ट है मेरे पास, 200 नॉन मेजर पोर्ट है। 95% कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम हैंडल करते हैं मेरे ये पोर्ट, और 70% वैल्यू का हैंडल करते हैं ये। मैरीटाइम विजन 2030 में क्या कि हम टॉप 10 नेशन में आ जाएंगे 2030 तक। 2021 में लॉन्च किया था हमने इसको। मिनिस्ट्री MOPSW ही होगी, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बना दिया हमने। सागर मंथन पोर्टल भी क्रिएट किया था रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। NLP मैरीटाइम इंटीग्रेट करेगा ऑल लॉजिस्टिक सर्विसेज को अंडर वन डिजिटल सिस्टम। की फोकस एरिया क्या होंगे मेरे? की फोकस एरिया, थीमेटिक पिलर, 10 फोकस एरियाज होंगे यहाँ पे। बहुत सारे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे। इनलैंड वाटरवेज, 23 नेशनल वाटरवेज को प्रायोरिटाइज करेंगे, वो पढ़ने पड़ेंगे यार, ये बहुत न्यूज़ में, मान मेरी बात। मैरीटाइम हेरिटेज, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल के अंदर होगा यहाँ पे।
मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 इन्वेस्टमेंट स्कोप देखेंगे तो 2023 में लॉन्च किया था हमने इसको, मेरिट 2047 वाले टारगेट को। 2021 में हमने 2030 वाले किया, जब पता लगा कि यार नहीं होने वाला था 2047 में घिसका दिया, सब चीज़ें घिसका ही रहे थे तब। 80 लाख करोड़ तक का हम इसमें इन्वेस्टमेंट लाने का ट्राई करेंगे। MOPSW इसका वो है। 4 कोर पिलर होंगे इसमें। कैपेसिटी टारगेट जो है इट सीक्स टू इंक्रीज इंडिया का टोटल पोर्ट कैपेसिटी टू 10,000 मिलियन टन पर एनम। MTPA इज़ मिलियन टन पर एनम। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसको हमने MSME में दिया है। जब भी हम क्रेडिट गारंटी स्कीम देते हैं तो मोस्टली MSME सेक्टर को देते हैं। नोट अप नॉन परफॉर्मिंग एसेट विद एनी लेंडर। एलिजिबिलिटी क्या है? MSME एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, नोट अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट विद एनी लेंडर। प्रोवाइड 60% क्रेडिट गारंटी कवरेज फॉर लोन अप टू 100 करोड़ बाय एन। ये एक फंड है हमारा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने होल्ड कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है। लोन कैन कवर अप टू 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर प्लांट मशीनरी। कवर लोन सैंक्शनड विद इन 4 years फ्रॉम ऑपरेशनल गाइडलाइंस और अंटिल ₹7 लाख करोड़ इन गवर्नमेंट आर इशूड। बोरोवर जो है मस्ट डिपॉजिट करें भाई कम से कम अपना 5% ऑफ द लोन अमाउंट अप फ्रंट। ठीक है। जो बोरोवर हैं मस्ट डिपॉजिट 5% ऑफ द लोन अमाउंट अप फ्रंट। रीपेमेंट ऑफ द लोन अप टू 8 year विद 2 year मोरेटेरियम ऑफ लोन्स अप टू 50 करोड़। नो 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं है यहाँ पे। मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन MLI, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक NBFC एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट रजिस्टर्ड विद, जो कि इस क्रेडिट गारंटी सिस्टम के अंदर आते हैं वो। अरे नोट आउट है, बढ़िया। नए लेबर कोड आ चुके हैं भैया। 4 लेबर कोड 2020 में इनेक्ट किए थे, उनको हमने इंप्लीमेंट कर दिया नेशन वाइड के अंदर। 4 वेजेस कोड देख लेते हैं हमने। 29 लोगों को 4 यूनिफाइड कोड के अंदर बिल्डअप कर दिया। क्या क्या है यहाँ पे कोड लेबर रिफॉर्म्स देखेंगे तो कोड ऑन वेजेस 2019 में बस एक आया है कोड ऑन वेजेस। 20 में 3 आ चुके हैं मेरे 20 में। ठीक है। तो वेजेस के ऊपर क्या करता है ये, ओवर टाइम में तो तुमको 2 देना पड़ेगा पैसे। अगर फिक्स वेजेस करता है स्किल लेवल, लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन, लोकेशन को भी कंसीडर करेंगे और वर्किंग कंडीशन को भी यहाँ पे हम अपनी कंसीडरेशन में लेंगे। ठीक है। प्रोहिबिट जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए मिनिमम वेज कवरेज मिलेगा ऑल वर्कर के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो भैया या अनऑर्गेनाइज हो। सेट नेशनल फ्लोर वेज बेस्ड ऑन मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है। विद रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली लोकेशन की बात है। फिर हम सोशल सिक्योरिटी में देखो, सोशल सिक्योरिटी किसको चाहिए? गिग वर्कर को चाहिए, तो यहाँ पे इनको इंक्लूड कर दिया हमने। एक सोशल सिक्योरिटी फंड बना देंगे इसी के अंदर। और सोशल सिक्योरिटी कौन देता है? EPFO ESIC कवरेज दे देंगे यहाँ पे। और इसके लिए तुमको आधार लिंक्ड नेशनल पोर्टल बना देंगे। गिग वर्कर्स ये किस में है मेरे? 6। फिर वेज कॉम्प्रोमाइज़, वेज के अंदर क्या क्या होगा? वेज के अंदर क्या क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। वेज के अंदर क्या क्या होगा? वेज के अंदर तुम्हारा बेसिक पे, DA और रिटेनिंग अलाउंस भी होगा सोशल सिक्योरिटी में। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में जो आया उसमें क्या है? एक्सपेंड करेंगे हम वर्कर डेफिनेशन को एम्प्लॉय के अंदर जो कि अर्निंग 18,000 से कम। वर्कर डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 18,000। ओके। इंडस्ट्रियल वर्कर कौन है? जो कि लेस देन 18,000 कमा रहा है। प्रायर अप्रूवल थ्रेशोल्ड क्लोजर फ्रॉम 100 to 300 वर्कर्स के लिए, अगर तुमको 300 वर्कर को निकालना है तो तुमको लगेगा, पहले 100 का था। ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, इक्वल पे इक्वल बेनिफिट, ग्रेचुइटी आफ्टर 1 year, 1 year में ना कि 5 year। मैंडेट 14 day नोटिस फॉर स्ट्राइक लॉकआउट तुमको देना पड़ेगा। एस्टैब्लिश 2 member इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। हाँ बस इतना ही। ठीक है। 2 member फास्ट होगा ही होगा। ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अगर बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ कोड 2020 1 more 6 यस। प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर एज 40+। मैंडेट कर देंगे हम सेफ्टी कमेटीज़ फॉर 500+ वर्कर्स के लिए। नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन अलाउ कर दिया है हमने। ठीक है। ब्रॉडन इंटरस्टेट माइग्रेटरी डेफिनेशन इंक्लूडिंग सेल्फ माइग्रेंट्स। यहाँ पे पहले क्या था? पहले कॉन्ट्रैक्टर जो माइग्रेंट लेके जाता था सिर्फ वही थे, लेकिन अब सेल्फ माइग्रेंट भी इंक्लूड है। क्रिएट करते हैं नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। ठीक है। आगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। MOSPI has proposed an automatic substitution mechanism to replace closed factories with active units of in IIP data। IIP को देखेंगे तो ये शॉर्ट टर्म चेंजेस करता है, ना कि लॉन्ग टर्म चेंजेस प्रिडिक्शन में। NSO निकालता है MOSPI बेस ईयर 2011-12 पता है। ठीक है। 14 एजेंसी से हम इसको डाटा देते हैं। 407 आइटम है 3 सेक्टर के अंदर। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, फिर माइनिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग 77, माइनिंग 14, इलेक्ट्रिसिटी 8। कोर इंडस्ट्री R, इसको क्या क्या याद किया था हमने?
आर रिफाइनरी, एट्स जो सेक्टर हैं इनका 40% जो है आता है टोटल वेट। एक इसका ये है सीसीसी फंड्स। उसके अलावा हमने एक और किया था यार यहाँ पे रिको कर फिर ऐसा कुछ था, इसको देख लेंगे बाद में। इसका एक न्यूमेरिक बनाया था हमने। प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हैं इसके अंदर प्राइमरी गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, फास्ट मूविंग गुड्स, टॉयलेटरी, ये भी हैं। मेथोडोलॉजी क्या करते हैं यहाँ पे हम, लेस पेरिस फिक्स बेस फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें जीवीए बेस वेट्स देते हैं मेजरमेंट चेंज करने के लिए, ठीक है। क्विक एस्टिमेट आर पब्लिश इन मंथली 28 डे लैग्स के साथ में पब्लिश करते हैं यहाँ पे। नेशनल इंडस्ट्रियल कोडिफिकेशन कोड क्लासिफिकेशन कोड NICC मॉस्पी ने रिलीज़ किया ये इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने। इसने क्या बोला था कि हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे फ्रेमवर्क को फॉर क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटी, बेस्ड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटी, ना कि प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1962 में। ISI ने इसको डेवलप किया था, यूनाइटेड नेशन का पार्ट था स्टार्टिंग में। MOSP इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। डज नॉट डिफरेंशिएट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज, इट फोकस ऑन व्हाट इज प्रोड्यूस नॉट हाउ इज प्रोड्यूस, इट इज़ अ नोट मेकिंग थिंग, ठीक है। फिर की चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन NIC, कोड स्ट्रक्चर है शिफ्टेड फ्रॉम 5 डिजिट टू 6 डिजिट, ओके 6 डिजिट हो गया है अभी ये। अपडेटेड कोड रिकॉग्नाइज इंटरमीडियरीज, सर्विस एग्रीगेटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एक्सप्लिसिटली इंक्लूड द गिग इकोनॉमी। गिग वर्कर्स को हम जितना प्रोटेक्शन दे सकते हैं उतना देने का ट्राई कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाते हैं तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 के अंदर चल रहा है, पहला कांडला था। डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी, इसके ऊपर हम ड्यूटी फ्री होता है, कस्टम की इतनी पावर होती नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्रॉम डोमेस्टिक टैक्स एरिया से एग्जेम्प्ट होते हैं, इनको हम एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एंड गुड्स फ्रॉम SEZ एरिया इनटू DTA आर ट्रीटेड एज इम्पोर्ट्स, ठीक है। DTA डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया मीन्स द होल ऑफ इंडिया, जिसमें हम बाकी सबका जो एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ SEZ। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया जिसने ये किया था। एशिया का पहला जो हमने कांडला में स्टार्टअप किया था 1965 में, जबकि हमारी पॉलिसी 2005 में बनी थी, ठीक है। पॉलिसी को हमने 2000 में अनाउंस किया था, बनी 2005 में थी, कम इफेक्ट में 2006 में, और 1965 में पहला बना चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल IFSC बनाया है। कहाँ पे बनाया है ये IFSC? गुजरात में बन रहा है, शायद गांधीनगर, पता नहीं कोई और होगा तो, या तो धोलावी, मतलब कहीं पे तो है ये। फिर हम चलते हैं की रिफॉर्म्स के ऊपर। लैंड नॉर्म ईज, मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट जो कि SEZ बनाने के था सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक में, उसको हमने रिड्यूस कर दिया 50 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के लिए, क्योंकि यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती ही नहीं है हमारे यहाँ पे, तो हम उसको ग्रो करने के लिए कम देंगे। रिवाइज NFE रूल्स, वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स रिसीव्ड और सप्लाइड विद नाउ बी इंक्लूडेड इन नेट फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेशन। डोमेस्टिक सप्लाई परमिटेड की जो है SEZ, इसके अंदर तुम डोमेस्टिक सप्लाई ले लो यार, ऐसा मत करो तो तुम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, हमारा भी ले लो खाना सामान वगैरह। इंडस्ट्रियल पार्किंग रेटिंग सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है फिर यहाँ पे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री अलग लग रही है मेरे को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग। इट इज़ डेवलप्ड बाय DPIIT विद सपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें क्या होगा कि दिस आर इकोनॉमिक जोन दैट आर एक्सप्रेसली डेवलप्ड टू एकोमोडेट अ क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी। IP are also referred to by the name such as SEZ और enterprise zone, ओके। तो एक बड़ा है ये मेरा IP, इसके अंदर SEZ EEZ ये सब कुछ आता है, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर वाइट गुड्स, तो फिर गवर्नमेंट ने रीओपन कर दिया एप्लीकेशन। PLI स्कीम 2020 में किया था, मेक इन इंडिया के लिए किया था। 14 सेक्टर थे, 7 साल के लिए हमने इसको लॉन्च किया था, ओके। 2021 7 14 सब 7 का मल्टीपल है। परफॉर्मेंस ड्रिवन इंसेंटिव थे इसके अंदर, ओके। 2020 में इसको लॉन्च किया था, 2025 में 5 साल हो गए थे, मीन्स में पर्सन आ गया था। और क्या बोलें इसमें, पहला फेज़ जो था उसमें हमने 3 सेक्टर लिए थे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको रेगुलेट करती है। PLI को कौन करता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है। ईच सेक्टर इज मैनेज बाय रिस्पेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। 19-20 में इसको यूज टू कंप्यूट इंक्रीमेंटल सेल्स, यानी कि इसका बेस ईयर क्या हो गया मेरा 19-20 हो गया। टाइम ड्यूरेशन 4 to 6 ईयर दिया गया था। कवरेज अब 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को कवर करते हैं। एलिजिबिलिटी मस्ट बी फिजिकली लोकेटेड विद इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है यार। वाइट गुड कौन से होते हैं? जो कि ड्यूरेबल होते हैं, एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, हाउस होल्ड अप्लायंस होते हैं, तीनों ड्यूरेबल, एनर्जी इंटेंसिव एंड हाउस होल्ड। इंडस्ट्री वाले नहीं भैया, इंडस्ट्री वाले नहीं, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया यार,
ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप CGSS, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ रिवाइज्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। कोलेटरल फ्री लोन्स देंगे इसके अंदर। स्टार्टअप इंडिया मिशन 2016 को प्रमोट करेंगे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ही इसको उठाए हुए है, ये इंपॉर्टेंट सा है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, NCGTC। मैक्सिमम गारंटी कवर जो है डबल कर दिया हमने, 10 करोड़ था अब 20 करोड़ कर दिया। गारंटी कवर इंक्रीज कर दिया हमने 85% तक, ठीक है। एनुअल गारंटी फ़ी को भी हमने रिड्यूस कर दिया है 1% पे, ठीक है, जो चैम्पियन सेक्टर में तुम जा रहे हो उनके लिए। आगे चलते हैं अब हम 10 के ऊपर। एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया कंप्लीट रीअसेसमेंट ऑफ वोडाफोन का एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। अब ये होता क्या है? AGR, इट इज़ अ रेवेन्यू बेस यूज्ड बाय DOT टू डिटरमाइन यूसेज एंड लाइसेंसिंग फीस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंजेस चार्जेस फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर। तो मोटा मोटा ये क्या है कि ये रेवेन्यू बेस है कि तुम कितना AGR लोगे उसके ऊपर ही तुम टैक्स दोगे, ठीक है। इंडिया ने शिफ्ट कर दिया था अपना फिक्स्ड एनुअल लाइसेंस फीस टू रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इन 1999, सपोर्टिंग स्ट्रगलिंग टेलीकॉम सेक्टर। ऑपरेटर नाउ पे अ परसेंटेज ऑफ AGR टू द गवर्नमेंट, ठीक है, एक परसेंटेज दे देते सीधा सीधा। अब इस पर डिस्प्यूट क्या था यार? DOT ने बोला कि AGR जो है इसमें टोटल इन कंपनी का रेवेन्यू भी होना चाहिए, जिसमें तुम टेलीकॉम इनकम और नॉन टेलीकॉम इनकम दोनों ऐड करोगे ताकि मेरे को ज़्यादा टैक्स मिले। जबकि जो टेलीकॉम ने बोला कि यार ये तो सिर्फ तुम्हारा जो रेवेन्यू जो फ्रॉम कोर सर्विसेज है उनसे होना चाहिए, उसको एक्सक्लूड करो, ठीक है। 2025 में क्या बोला? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ठीक है, तुम एक बार रिव्यू करके देख लो और दोनों को एक तुम मिडिल ग्राउंड पे आओ ताकि कुछ तो ले पाओ यार, वरना तो तुम अटके रहोगे, है ना। आगे चलते हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस, ओके। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, 2020 में अपन ने लॉन्च कर दिया था बढ़िया तरीके से। रोहित शर्मा 50 मार इस बार भी। बैकग्राउंड, 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है हम। 3.9 का शेयर यानी कि 4% का शेयर, 2% अपनी GDP का कंट्रीब्यूशन। 14,080 करोड़ 1480 करोड़ को हमने यहाँ पे कंटिन्यू करवा दिया 2025-26 तक। मेजर इंसेंटिव क्या है यार? जिस्ट है, ग्रेट है, टेक्नोटेक्स है, PM मित्रा पार्क है, टेक्सटाइल है, ठीक है, भारत टेक्स शोकेस है, और सेक्टरल सक्सेस महीना, लीफ प्रूफ्ड पीरियड अंडरवियर बाय क्या है यार? इंडिया का फर्स्ट बॉन्डेड लीक प्रूफ मेंस्ट्रुअल, ओके, मेंस्ट्रुअल अंडरवियर, एग्जांपल ऑफ इंडियन इनोवेशन स्केलिंग थ्रू NTMM सपोर्ट फ्रेमवर्क, ओके। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा पढ़ने लायक है। ऑरेंज इकोनॉमी बहुत फेमस हो रखी है, क्रिएटिव नॉलेज IP बेस इकोनॉमी जो कि इनोवेशन पे थ्राइव करती है। 1 बिलियन फंड को इन्वेस्ट करेंगे हम, इसके ऊपर हमने लिख दिया क्रिएटिव इकोनॉमी फंड। रोहित शर्मा की हो गई है 50, मस्त मत जानी लाइफ। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ये हमारा क्रिएटिव इकोनॉमी को मैप करेंगे। नेशनल क्रिएटर अवार्ड कर दिया हमने। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी बना दिया है। PM ने इनोग्रेट किया था इंडिया का पहला वर्ल्ड वेव्स जो था, PM ने इनोग्रेट किया था जियो सेंटर पे मुंबई के अंदर। 2021 को हमने दिया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। 25 किसका था यार? 25 तो मेरा उसका था कोऑपरेटिव का। 21 किसका है? इनोवेशन यानी कि I से इनोवेशन यानी कि क्रिएटिव इकोनॉमी। 25 5 से एक साथ में आएंगे, पाँचों के पाँचों कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेटिव। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, मॉस्पी ने रिलीज़ कर दिया अपना एनुअल सर्वे, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड बाय NSO, हर साल करेंगे क्योंकि एनुअल सर्वे है। फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, BD-CIGAR एक्ट, इसको हम कवर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग को कवर करते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आती है, आल्सो कवर्ड अंडर ASI। डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट आती है, OL आता है। डिपार्टमेंटल यानी कि रेलवे, वर्कशॉप, मिंट, सैनिटरी, ये एक्सक्लूडेड हैं। ओ फक, आएगा नहीं पेपर में बट स्टिल देख लेते हैं। और रिकल्टन ने भी 6 लगा दिया, मस्त मत जानी लाइफ। फाइंडिंग, जो GVA है ये 12% से इंक्रीज़ हो गया है। महाराष्ट्र हमारा फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है। टॉप 5 स्टेट जो है 54% करते हैं, यानी कि एक स्टेट लगभग 12% करता है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है। GVA ग्रोथ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ये भी हम देख चुके हैं। नवरत्न स्टेटस किसको मिल गया भैया? IRCTC और IRFC को मिल गया है। हमारे पास दो, मतलब मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, ये 3 कैटेगरी है। मिनी रत्ना की 2 कैटेगरी होंगी बस। तो आगे चलते हैं। 25, 26 किसको मिला है? 25 तो मिला है IRCTC, 5 वर्ड है इसमें। 6 मिला है मेरे को FC फैन क्लब फॉर 6, समझ जा। एक्सटेंडेड आर्म ऑफ इंडियन रेलवे, सोलली एंटिटी ऑथराइज टू सेल टिकट ऑनलाइन, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 1999 में स्टार्ट कर दी थी।
करंटली इसको जो है 64% करते हैं, नोट 100%, नोट 100% चलेगा। लिस्ट कर सकता है, लिस्ट कर रखा है NSE पे भी, BSE पे भी 2019 में, क्योंकि हाँ तभी तो भाई इसका ये है ना, ये समझ गया ना, ये दोनों आपस में कोहेरेंट है। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, दिसंबर 1986 में हमने इसको दिसंबर 1986 में हमने इसको इस्टेब्लिश किया था। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स को रेज करना है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को रेज करना है। लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज 2021, ऑल 7 लिस्टेड CPSE ऑफ इंडियन रेलवे है नाउ, यहाँ पे टोटल 12 CPSE, इसको नोट्स में डाल देना भाई। सारे के सारे जो गवर्नमेंट के इंडियन रेलवे के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं उन सबको हमने नवरत्न स्टेटस दे दिया है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के ऊपर। कमर्शियल लोन्स इन फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपीज़ रेज्ड बाय एलिजिबल रेजिडेंट्स, इसको हम कमर्शियल लोन्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं, जो कि फॉरेन करेंसी में होते हैं, इंडियन रुपीज़ में हो सकते हैं, रेज्ड बाय एलिजिबल रेजिडेंट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़, ठीक है। नॉन रेजिडेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़ की बात करते हैं यहाँ पे, ना कि हम फॉरेन कंपनीज़ की डायरेक्टली, ठीक है। RBI का अप्रूवल मैंडेटरी होता है भैया, RBI गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करते हैं, ECB को अपने। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल एंटिटी एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर अलाउड टू रेज NCB ECB लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को ECB रेज करना अलाउड नहीं है, ठीक है भैया। PSU को ही हम रेट करते हैं, महारत्ना सबसे बड़ी मोस्ट फाइनेंशियली साउंड होती हैं ये। क्राइटेरिया नवरत्ना तो होना ही चाहिए, लिस्ट होना चाहिए यहाँ पे, ये भी देख लिया, नवरत्ना को भी लिस्ट होना चाहिए। वैसे तो टर्नओवर 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ का नेटवर्थ, 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए। इनका एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग पावर खुद में होती ही है। मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, ठीक है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 होती है। मिनी रत्ना 1 की तरफ अगर मैं जाऊं तो उसमें क्या होता है कि तुमको लास्ट 3 साल में प्रॉफिट देना और 30 करोड़ का दे दो, 30, ठीक है, और कंपनी का एक पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। मिनी रत्ना 2 क्या है, मेड अ प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर और मेंटेन अ पॉजिटिव नेटवर्थ। लेस ऑटोनॉमी होती है वैसे तो इनके पास, और क्या था यहाँ पे, शुड बी 30 करोड़ एटलीस्ट वन ऑफ दोज ईयर, ठीक है, 30 करोड़ का प्रॉफिट एटलीस्ट वन, और जब ये 30 मतलब प्रॉफिट दे दे लगातार 3 सालों में तो अपने को बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है भैया। नवरत्ना कंपनी इनके पास मीडियम में आती है, यानी कि मिनी रत्ना के बाद, महारत्ना से पीछे। 60 पॉइंट तुमको चाहिए होते हैं 6 परफॉर्मेंस मीटर के ऊपर, ठीक है। शेड्यूल स्टेटस मिल जाता है तुमको, 3 एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग चाहिए होती है पिछले 5 सालों में, करेक्ट। यार हिट हो जाती तो 6 था ये, फक, ठीक है। ये इसके 6 क्राइटेरिया, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, पेपर में आया तो अपना छोड़ देंगे। ओके, ई श्रम माइक्रोसाइट एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। E-Shram Microsite and Occupational Shortage Index introduced to enhance unorganized worker access to welfare program and align workforce skill with industry demand। किसने लॉन्च किया है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। E-Shram माइक्रोसाइट्स आर स्टेट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमने नेशनल E-Shram को लिंक कर दिया है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों वेलफेयर प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ILO एंड PLFS डेटा, मेजर करता है गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कर इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, वहाँ पे फिर उनको स्किल कर देंगे और भेज देंगे, बढ़िया मस्त मत जानी लाइफ। ब्रेकअप फीस इन मर्जर एंड एक्विजिशन, गूगल का जो 32 बिलियन का एक्विजिशन था विज, इसमें 3 बिलियन का ब्रेकअप फीस भी था, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। ब्रेकअप फीस इज द पेनल्टी पेड बाय M&A डील इफ M&A डील फेल्स ड्यू टू रेगुलेटरी इशूज़, फाइनेंसिंग प्रॉब्लम और विदड्रॉल्स। इट इज़ नॉर्मली 1 से 3% होता है डील वैल्यू का, क्योंकि ये तुम मार्केट में इतनी हलचल कर चुके होते हो नॉर्मली, ठीक है। एंटी ट्रस्ट क्या होता है, एंटी ट्रस्ट क्या होता है, इट इज़ अ फिनोमेना अराइजिंग व्हेन फर्म्स गेन एक्सेसिव मार्केट पावर लीडिंग टू मोनोपोली रिड्यूसिंग कंपटीशन अनफेयर प्रैक्टिस। एंटी ट्रस्ट लॉज जो है प्रमोट करते हैं कंपटीशन, ऑब्वियसली। द शेरमैन एक्ट ऑफ फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट एंड क्लेटन एक्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द एंटिकुलर, ठीक है। इंडिया की बात नहीं लग रही मेरे को, मेरे ख्याल से पता नहीं इंडिया की भी हो तो। अब आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर। लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, तमिलनाडु इज प्रिपेयरिंग रोड मैप फॉर इंडियाज लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी हब। इट इज़ नोन एज डेट्रियोट ऑफ एशिया ड्यू टू इट्स स्टेटस एज मेजर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब। अब तो बहुत सारे यहाँ से निकलने लग रहे, बट कोई बात नहीं, चेन्नई तो है बीबी। लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी इज emerging economic sector that utilize the air space below 3000 मीटर फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। यानी कि ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रोन्स बनाएंगे, eVTOLs बनाएंगे, वर्टीपोर्ट, चार्जिंग स्टेशन, UAV UTM सिस्टम, ठीक है।
एप्लीकेशन क्या क्या है यहाँ पे हम देख चुके हैं, लॉजिस्टिक में काम आएगा, मोबिलिटी में काम आएगा भैया, एग्रीकल्चर में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सब कुछ में काम आएगा। कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इट रेफर टू द डिग्री टू विच प्रोडक्शन प्रोसेसेस रिलाई ऑन द कैपिटल। जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो कैपिटल के ऊपर कितना रिलाई करता है। कैपिटल माने मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि जो लेबर इंटेंसिव बिजनेस नीड्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लेबर टू ऑपरेट, नॉट कैपिटल, ठीक है। सो अगर बिजनेस इज कंसिडर लेबर इंटेंसिव इफ एम्प्लॉय कॉस्ट आउटवे कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, अगर एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो आउटवे कर देती है कैपिटल कॉस्ट को। अब जैसे कैपिटल कॉस्ट इंटेंसिव क्या है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे लेबरिंग कम है, ऑयल प्रोडक्शन को यहाँ पे लेबर कम है, रिफाइनिंग, स्टील प्रोडक्शन लेबर कम है, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में लेबर कम है, रादर कंपेयरिंग टू द, जैसे एक ट्रक है उसकी कितनी कॉस्ट होगी जबकि एक ड्राइवर की कॉस्ट कम होगी, ठीक है। एडवांटेज का होगा यहाँ पे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हाई आउटपुट आएगा, रिड्यूस लेबर कॉस्ट होगा, ठीक है। ओके, GD ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ठीक है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था 2021 में। इट मेजर टेंजेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट डज नॉट फुल्ली कैप्चर नॉलेज बेस्ड कंट्रीब्यूशन लाइक R&D, इनोवेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। GDP हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कवर करता है बट ना कि R&D, इनोवेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमने इसके लिए GDKP यूज़ कर दिया, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर GDP डाटा में, बट इट मे नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट द नॉलेज इकोनॉमी नेसेसिटेटिंग सेपरेट फॉर GDP। ओके, चलेगा, बढ़िया भैया। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री ICI, ठीक है, रिकॉर्डेड जीरो ग्रोथ इन अक्टूबर 25। इट इज़ अ मंथली इंडिकेटर, हमारा ICI 8 कोर इंडस्ट्री का मंथली इंडिकेटर, जो कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेरे ख्याल से जो कि पब्लिश करेगा 2011-12 बेस ईयर है, जिसमें हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट RESC, रेस्क्यू क्रो NCF से, नेशनल क्लाइमेट फंड, ठीक है, याद आ गया। ये जो 8 हैं ये 40.2% रखे हुए हैं IIP का, ठीक है। वो इन्वोल्यूशन इन चाइनाज EV सेक्टर, इन्वोल्यूशन, चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट EV मार्केट बन चुका है, 50% से ज़्यादा है यहाँ पे अब, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रखी है जिसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन इज सेल्फ डिफीटिंग साइकिल ऑफ कट थ्रोट प्राइस वॉर। Chinese EV sector, it refer to the price falling below production cost due to oversupply and aggressive competition leading to industry wide financial stress, ठीक है। लास्ट है मेरा फ्लैश आयरन मेकिंग। अ न्यू फ्लैश आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया था इन द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग फाइन ग्राउंड आयरन पाउडर इनटू एक्सट्रीमली हॉट फर्नेस ट्रिगरिंग एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन। उससे क्या होगा, एक्सेप्शन फॉर लो एंड मीडियम ओर डेट आर अबंडेंट इन चाइना, इट कैन कंप्लीट द आयरन मेकिंग प्रोसेस इन 3 से 6 सेकंड में, जबकि पहले 5 से 6 घंटे लगते थे। और ये नियर ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, इट इज़ नियर ज़ीरो नॉट ज़ीरो। ओके, तो ये हमारे 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद अगले में हम बाकी चैप्टर करेंगे और फिर अगले में तो टोटल 3 पार्ट में इकोनॉमी करंट अफेयर ख़त्म हो जाएंगे।